हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य दर्शन पर। पाश्चात्य दर्शन के अंदर हम बात करेंगे प्राचीन दर्शन पर, जिसे ग्रीक दर्शन भी कहते हैं। कालक्रम के अनुसार दर्शन को भी इतिहास की तरह 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन दर्शन, मध्यकालीन दर्शन और आधुनिक दर्शन। प्राचीन दर्शन की यदि बात की जाए तो प्राचीन दर्शन का जो समय है वो एक एग्जैक्ट ईयर है 585 ईसा पूर्व, या मोटे तौर पे कहो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और 529 ईसा पूर्व तक ये चलता है। वैसे 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसे बताया जाता है, वो 4ठी शताब्दी ईस्वी तक का ये समय बताया जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक जो दर्शन लिया जाता है वो प्राचीन दर्शन के अंतर्गत लिया जाता है। लेकिन इस प्राचीन दर्शन की जो पहुंच है वो 529 ईस्वी तक रहती है। उसका कारण बताएंगे आपको। यदि दार्शनिकों के संदर्भ में इसे देखा जाए तो ये दर्शन जो है वो थेल्स नाम के दार्शनिक से शुरू होता है और नियो प्लेटोनिक फिलोसफर्स जो हैं वहाँ तक ये जाता है। ठीक है, थेल्स नाम के दार्शनिक से शुरू होकर जो नियो प्लेटोनिक यानी कि नव प्लेटोवादी दार्शनिक जो हैं वहाँ तक ये दर्शन जाता है। और यदि मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल जो है, मध्यकालीन दर्शन जो है वो लगभग 4ठी शताब्दी से शुरू होता है, 4ठी शताब्दी ईस्वी से 4ठी शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है और लगभग 15वीं शताब्दी ईस्वी तक ये जाता है। और ये जो मध्यकालीन दर्शन है इसकी खास बात ये है कि ये दर्शन जो है पूरी तरह से ईसाई धर्म से प्रभावित है। इसके बाद, इससे पहले का जो दर्शन है हम देखते हैं कि लगभग ये 1000 वर्ष का दर्शन हो गया, 585 से 529 तक, लगभग 1000 वर्ष इसे मान लो। तो ये जो लगभग 1000 वर्ष का दर्शन है वो ग्रीस में विकसित हुआ, इसलिए इसको ग्रीक दर्शन कहते हैं। और प्राचीन दर्शन और मध्यकालीन दर्शन के बीच जो विभाजन रेखा तय हो जाती है वो 4ठी शताब्दी ईस्वी आप कह लीजिए वहाँ से हो जाती है, जबकि ये जाता एक्चुअली में 529 ईस्वी तक है। ठीक है, तो मध्यकालीन दर्शन और प्राचीन दर्शन में जो भारी अंतर जो है या बड़ा अंतर जो है कि मध्यकालीन दर्शन जो है वो ईसाई धर्म से प्रभावित है। पहली शताब्दी के बाद, पहली शताब्दी में ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी की स्थापना हो जाती है। उसके बाद ये जो दर्शन आता है, ये दर्शन जो है वो ईसाई धर्म से प्रभावित है। जबकि प्राचीन दर्शन जो है, जिसे हम ग्रीक दर्शन कहते हैं, वो ईसाई धर्म से प्रभावित नहीं है, बल्कि किसी भी धर्म से बहुत अधिक है भी। जैसे इससे पहले, ईसाई धर्म से पहले जो है ऑर्फिक रिलीजन चलता था। ठीक है, तो उससे थोड़ा बहुत कुछ दार्शनिक जो हैं वो प्रभावित हैं प्राचीन दर्शन के। तो ये धर्ममुक्त दर्शन है एक तरह से यदि देखा जाए तो मोटे तौर पर। और ये जो मध्यकालीन दर्शन जो है वो धर्म को साथ लेकर चलता है। ठीक है, जिसमें मध्यकालीन दर्शन में कहा जाता है कि श्रद्धा करो और सुख में जियो। ठीक है, तो मध्यकालीन दर्शन जो है वो ईसाई धर्म से पूरी तरह से प्रभावित है। और इसमें जो हम दार्शनिक पढ़ते हैं वो संत अगस्टाइन, एक्विनास आदि दार्शनिक पढ़ते हैं जो पूरी तरह से ईसाई धर्म से प्रभावित हमें देखने को मिलते हैं। तो 4ठी शताब्दी ईस्वी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो लगभग 1000 वर्ष का समय जो है, या 1100 वर्ष अब मान लो, मोटे तौर पर 1000 वर्ष का जो समय है वो मध्यकालीन दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। और इसके बाद आता है आधुनिक दर्शन, जो कि शुरू होता है डेकार्ट से, या देकार्त, रेने डेस्कार्टेज, उनसे शुरू होता है बुद्धिवादी दार्शनिक। और इसमें हम कई प्रकार की विचारधाराएं पढ़ते हैं, जैसे कि डेकार्ट से जो विचारधारा शुरू होती है वो बुद्धिवादी विचारधारा शुरू होती है। और इसमें हम 3 दार्शनिक पढ़ते हैं और उनके वीडियो आए हुए हैं, आप देखें। डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, तीनों बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। इनके बाद आते हैं
अनुभववादी दार्शनिक, जिनमें हम लॉक, बर्कले और ह्यूम को पढ़ते हैं। उसके बाद समालोचनात्मक दर्शन पढ़ने को मिलता है हमें कांट का। उसके बाद हीगल आदि हम दार्शनिक इस आधुनिक दर्शन में पढ़ लेते हैं। यानी कि ये 15वीं शताब्दी से ये जो दर्शन शुरू हो जाता है वो आधुनिक दर्शन के अंतर्गत ले लिया जाता है। तो थेल्स जो हैं, हम आज जो बात करेंगे वो हम प्राचीन दर्शन पर बात करेंगे, यानी कि ग्रीक दर्शन पर। और मैं इसे बता रहा हूँ कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 4थी शताब्दी ईस्वी तक जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट ईयर को देखें हम तो ये 585 ईसा पूर्व से शुरू होकर 529 ईसा पूर्व तक जाता है। अब ये जो ईयर ली गई है, जिसे हम कहते हैं कि ये जो वो ईयर है जहाँ से जो ग्रीक लोग थे या ग्रीक बुद्धिजीवी जो थे थेल्स जैसे, उनका प्रबोधन का ये वर्ष है, यानी कि उनमें प्रबोधन या एनलाइटमेंट शुरू हो गया। क्योंकि 585 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ कि थेल्स ने एक सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी, एक सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की। और इस सूर्य ग्रहण का उल्लेख जो है अरस्तू ने अपने ग्रंथ में किया है मेटाफिजिक्स में। और जब ये भविष्यवाणी की थी तब थेल्स की जो उम्र थी वो 40 वर्ष थी। ठीक है, तो 40 वर्ष की एज में जो सूर्य ग्रहण, इन्होंने सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर दी, तो उस समय से ये माना गया कि जो है ग्रीक जो है उनके पास खगोल शास्त्र का, एस्ट्रोनॉमी का इतना ज्ञान आ गया है कि वो दूरदर्शी या गणनाएं करके जो है भविष्यवाणियाँ कर सके। तो यहाँ से प्रबोधन का समय जो है, उनकी खोज का समय जो है वो शुरू हो जाता है, एनलाइटमेंट का समय जो है वो शुरू हो जाता है। और ये नियो प्लेटोनिक फिलोसफर्स तक जाता है, यानी नव प्लेटोवादी दार्शनिक जो हैं उन तक ये जाता है। इसके लिए 529 ईस्वी की जो ईयर ली गई है वो क्यों ली गई है? इसके अंतिम वर्ष के रूप में, प्राचीन दर्शन के अंतिम वर्ष के रूप में, क्योंकि नियो प्लेटोनिक, जैसे कि हमें पता है कि प्लेटो ने एक एकेडमी, एथेंस में एक एकेडमी खोली थी। ठीक है, मतलब एक स्कूल खोला था दर्शन का, जिसको एकेडमी ही नाम दिया गया। और इसी तरह से उनके जो शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य जो थे अरस्तु, उन्होंने भी एक लाइसियम नाम की एक स्कूल खोला था दर्शन का। ऐसे ही पायरो ने खोला था। और बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग समय पे ग्रीस में बहुत सारे स्कूल खोले थे। तो इसी तरह का एक स्कूल था नियो प्लेटोनिक एकेडमी। तो नियो प्लेटोनिक एकेडमी, प्लेटो की एकेडमी जो थी वो, प्लेटो ने भी एकेडमी खोली थी, और प्लेटो की एकेडमी जो थी वो बंद हो गई पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो की एकेडमी बंद हो गई और उसकी जगह पर फिर नियो प्लेटोनिक या नव प्लेटोवादी दार्शनिकों की एकेडमी शुरू हुई। और ये नियो प्लेटोनिक एकेडमी जो थी उसको रोमन किंग जो थे जस्टिनियन, राजा जस्टिनियन ने इसकी फंडिंग रोक दी थी। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी कुछ समय बाद उसके बंद हो गई थी। तो ये माना जाता है कि ये जो प्राचीन दर्शन है वो थेल से शुरू होकर नियो प्लेटोनिक फिलोसफर्स तक जाता है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जाता है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं तो उसमें जो हम वर्ष देखने को मिलता है वो हमें 4थी शताब्दी ईस्वी तक ही ये दर्शन माना जाता है। ठीक है, अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी कि एक तो ये समय की बात हो गई, इसके बाद जो दर्शन था वो मध्यकालीन दर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन प्राचीन दर्शन में और मध्यकालीन दर्शन में एक अंतर और है, वो है धर्म का, कि क्रिश्चियनिटी की स्थापना हो गई। उसके बाद मध्यकालीन दर्शन जो आया उस पर पूरी तरह से क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव था। चर्च की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी पोप के अधीन। और ये मध्यकाल जो है वो, उसमें बहुत सारे दार्शनिकों को बहुत सारी खोजें हुई। ये मध्यकाल जो है वो खोजों का समय भी था, इसमें बहुत सारी खोजें की गई। ठीक है, और विज्ञान के क्षेत्र में भी इस समय में बहुत तरक्की हुई और नए नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए। और जो समुद्री रास्ते थे, वास्को डी गामा भारत आया था, मध्यकाल की ही बात है। ठीक है, और अमेरिका की खोज हुई थी, अमेरिको के नाम पर उसका नाम पड़ा। ठीक है, कोलंबस ने। तो ये सारी चीज़ें उस समय मध्यकाल में ही हुई थी। और ये दर्शन पूरी तरह से धर्म का, उस समय चर्च का पूरी तरह से सोसाइटी पर चर्च का पूरी तरह से प्रभाव था, ऐसे मान लें। तो इसमें काफ़ी सारे दार्शनिक जो भी बाइबल की जो शिक्षाएं थी उनसे अलग बात करते थे, तो उसमें उनको काफ़ी सारी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी मध्यकालीन
समय में, ठीक है, बुद्धिजीवियों को, विचारकों को जो थे उनको। तो यहाँ से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जो ग्रीक दर्शन है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, या प्राचीन दर्शन जो है वो थेल्स से शुरू हो जाता है और उसके बाद 4वीं शताब्दी तक चलता है। अच्छा, एक बात और है, ये जो नियो प्लेटोनिक फिलोसफर्स हैं, मैंने बताया कि प्राचीन दर्शन जो है वो धर्म के प्रभाव से मुक्त था, और मध्यकालीन दर्शन जो है वो ईसाई धर्म से पूरी तरह से प्रभावित था। और ये जो न्यू प्लेटोनिक फिलोसफर्स थे, ये दोनों की बाउंड्री लाइन पे थे। मध्यकालीन, इनके जस्ट बाद मध्यकालीन दर्शन शुरू हो जाता है और उनसे पहले प्राचीन दर्शन है। अच्छा, नियो प्लेटोनिक फिलोसफर जो हैं, इन पर भी धार्मिक प्रभाव आने लगा था ईसाई धर्म का, क्योंकि इस समय तक ईसाई धर्म स्थापित हो गया था, और इन पर भी उसका क्रिश्चियनिटी का जो है प्रभाव आने लगा था। तो ये धर्म से थोड़ा सा प्रभावित था। नियो प्लेटोनिक जो फिलोसफर्स थे वो धर्म से प्रभावित थे, इसलिए जो विचारक हैं वो ये कहते हैं, विशेषज्ञ जो हैं दर्शन के, वो ये कहते हैं कि नियो प्लेटोनिक फिलोसफर्स को भी मध्यकाल में रख देना चाहिए, क्योंकि ये भी ईसाई धर्म से प्रभावित दर्शन है। लेकिन इनको बाउंड्री लाइन के रूप में देखते हैं हम प्राचीन दर्शन की, यानी प्राचीन दर्शन यहाँ तक माना जाता है, ठीक है। तो प्राचीन दर्शन में भी बहुत सारे हमें दार्शनिक मत पढ़ने को मिलते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं इस प्राचीन ग्रीक जो समाज था उसमें प्रचलित थी, दर्शन से जुड़ी हुई। तो इनमें हम बहुत सारी विचारधाराओं को देखते हैं, और उसमें जो हम दार्शनिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सुकरात, सोक्रेटिस, इसके बाद इनके जो शिष्य हैं वो प्लेटो, और उसके बाद अरस्तु, और इसके बाद और भी बहुत सारे एपिक्यूरियंस आते हैं, स्टोइक आते हैं, और संदेहवादी दार्शनिक आते हैं। संदेहवादी में जो बहुत पॉपुलर हुए पायरो, ठीक है। उसके बाद जो है नियोप्लेटोनिक फिलोसफर्स आ जाते हैं अंतिम रूप में। सुकरात से पहले बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जिनको हम कहते हैं सुकरात पूर्व दार्शनिक या फिर प्रकृतिवादी दार्शनिक, ठीक है। सुकरात पूर्व दार्शनिक या प्रकृतिवादी दार्शनिक, यानी कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स या फिर नेचुरल फिलोसफर्स या फिर नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स जो हैं, हम सुकरात से पहले वाले दार्शनिकों को कहते हैं। और इसमें हमें बहुत सारे मत पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें 5 जो हैं मत बहुत पॉपुलर हुए, और इसके अतिरिक्त, इन 5 के अतिरिक्त भी और थे, लेकिन ये 5 जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुए क्योंकि शुरुआती समय था दर्शन का। और इस समय एक बात और थी, इस समय जो थिंकर्स हुए, जो विचारक हुए, जैसे कि थेल्स, जैसे कि उनके बाद के एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनीज, हेराक्लिटस, और बहुत सारे जो दार्शनिक हुए हैं, बहुत सारे विचारक जो हुए हैं, उनको वो केवल फिलोसफर ही नहीं थे, फिलोसफर होने के साथ बहुत कुछ और भी थे। वे इंजीनियर थे, और वे पोएट थे, ठीक है, वे प्ले राइटर थे, और वे सोल्जर थे, बहुत सारे उनमें एक साथ वो बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे मतलब ज्ञान की बहुत सारी शाखाओं से जुड़ा हुआ था एक ही व्यक्ति, क्योंकि उस समय, उस प्राचीन समय में ज्ञान का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ था कि ये एस्ट्रोनॉमी है, ये अलग विषय है, ये फिलॉसफी है, ये एक अलग विषय है, ये मैथमेटिक्स है, ये अलग विषय है, और ये क्या नाम है इंजीनियरिंग है, ये एक अलग विषय है। इस तरह से वर्गों में, ज्ञान को वर्गों में नहीं बांटा गया था उस समय। एक ही व्यक्ति सभी चीज़ों पर अपने चिंतन, अपने विचार व्यक्त करता है। इस प्राचीन दर्शन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स हो, इन सब चीज़ का ओरिजिन जो है वो ये फिलॉसफी ही है, ये विचारक ही हैं, इनसे ही हमें ये सारे ज्ञान जो है मिलते हैं। जैसे कि पाइथागोरस जो है एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी है, वो प्राचीन ग्रीक में ही हुए थे, ठीक है। उसके बाद थेलीज, या इनको थेलीज भी बोलते हैं, मैं थेल्स ही बोलता हूँ, इनको थेलीज भी बोलते हैं। तो थेल्स जो हैं, ये भी मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर तो थे ही, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे। इनकी थ्योरम कक्षा 9 में पढ़ने को मिलती है, ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं
इस प्राचीन दर्शन में भी जो हमारी चर्चा का इसमें विषय है वीडियो में, वो है सुकरात से पहले के दार्शनिक। हम सुकरात से बाद के दार्शनिकों पर बात कर चुके हैं, जैसे कि हम प्लेटो पर बात कर चुके हैं, हमारे वीडियो बहुत सारे आए हुए हैं प्लेटो पर, हमारे वीडियोस अरस्तू पर आए हुए हैं। तो इन दार्शनिकों पर हमारे वीडियोस पहले से आ चुके हैं, हम इन पर बात कर चुके हैं। आज जो इस वीडियो में हमारा विषय रहने वाला है और आगे कुछ वीडियोस जो आने वाले हैं उनमें जो हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है वो सुकरात से पहले के दार्शनिक, यानी कि सुकरात पूर्व दार्शनिक जो हैं उन पर हमारी चिंतन का विषय रहेगा, जिनको नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स या प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स भी कहते हैं। तो ये जो प्राचीन दर्शन है, दर्शन, इसको हम ग्रीक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीस में पूरा की पूरा ग्रीस में विकसित हुआ था ये दर्शन। आप मैप उठाइए और उसमें या गूगल पे सर्च कीजिए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, तो उसमें आप देखोगे कि भूमध्य सागर के उत्तर में जो साम्राज्य फैला हुआ था वो था ग्रीक साम्राज्य। उस भूमध्य सागर के पूरब में आप देखोगे तो वहाँ पे तुर्की, ठीक है, और यदि उसके दक्षिण में देखोगे तो वहाँ पर है इजिप्ट यानी कि आपका मिस्र। तो दर्शन का विकास इसी क्षेत्र में हुआ है, खासकर ग्रीस से जो बाहर के क्षेत्र थे, ग्रीस से जो पूरब के क्षेत्र थे, यानी जो तुर्की के तट से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे, वहाँ पर आयोनियन नाम की आयोनिया नाम का क्षेत्र था, ग्रीक क्षेत्र आयोनिया नाम का। और इसी में जो एक जगह थी मिलीशस, तो इस थेल्स यहीं के रहने वाले थे मिलीशस के। तो ये माना जाता है कि दर्शन की शुरुआत जो है वो आयोनिया क्षेत्र के इस शहर से हुई है, ठीक है। पाइथागोरस थे वो इसी के आसपास के क्षेत्र सैमूस के थे, ठीक है। और इन्होंने, पाइथागोरस ने फिर एक धार्मिक पंथ भी शुरू किया था क्रोटोन में जाकर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जो दर्शन है, एलिया, ठीक है, एफिसस, बहुत सारी ये जगह जो हैं वो सब, ये सारी की सारी जगह जो हैं वो वहीं कहाँ पर, ग्रीक क्षेत्र के बाहर तुर्की के तट से लगे हुए जो एजियन सी है, भूमध्य सागर से पूरब उत्तर में, आप मैप पे देखें, शायद मैं यहाँ भी डाल दूंगा, साइड में आपको मैप दिख जाएगा, उसमें देखेंगे आप। तो वहाँ पर ये सारा दर्शन जो है वो विकसित हुआ है, ठीक है। यानी कि वो भूमध्य सागर का जो तट था, जितने दार्शनिक, शुरुआती दार्शनिक, प्राचीन दर्शन के जो दार्शनिकों का जन्म हुआ वो सारा वहीं पर हुआ। और उसमें भी जो ग्रीस जो था उसको इसका पूरा श्रेय मिल जाता है। मिलीशस नाम की जगह, ये जो है ये जगह थी तुर्की में प्राचीन काल में, ठीक है। तो सुकरात जो हैं, हम सुकरात से पहले के दार्शनिक या सुकरात पूर्व दार्शनिकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो सुकरात पूर्व दार्शनिक थे, इनको सुकरात पूर्व दार्शनिक क्यों कहा जाता है? सुकरात पूर्व दार्शनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुकरात से विचारधारा में थोड़े से पीछे कहे जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआती समय है दर्शन का, ठीक है। एकदम से सब कुछ विकसित नहीं हो जाती, सारी चीज़ें एकदम से नहीं आ जाती, उसका चरणबद्ध तरीके से विकास होता है। तो सुकरात तक आते आते दर्शन जो है काफ़ी विकसित हो गया था, लेकिन इनसे पहले के जो दार्शनिक थे उनके विचार जो हैं सुकरात के मुकाबले उतने परिपक्व, कुछ लोग नहीं कहते कि उतने परिपक्व थे, क्योंकि उन्होंने जो दी वो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं थी, वैसा बाद में प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुकरात से पूर्व हुए। सुकरात से पूर्व होने का मतलब ये कि ये सुकरात से पहले हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। सुकरात जिस समय जीवित थे उस समय ये लोग भी थे, जो हम सुकरात पूर्व देखेंगे, अभी इसमें पूरी लिस्ट है। तो सुकरात, ये जो हम दार्शनिक पढ़ते हैं सुकरात पूर्व दार्शनिकों में, इनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो सुकरात के समकालीन थे। यानी सुकरात जिस समय थे, जैसे पाइथागोरस जो थे, सुकरात एथेंस में थे और पाइथागोरस जो हैं वो सैमोस में थे, लेकिन इनका समय, ये एक ही समय में दोनों लोग जीवित थे
और अपने अपने दर्शन में लगे हुए थे, अपने अपने दर्शन का विकास कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनका समय अलग अलग थे। बहुत सारे दार्शनिक इसमें जो हम देखेंगे, बहुत सारे दार्शनिक जो हैं वो सुकरात के समय में थे, लेकिन उनको फिर भी सुकरात पूर्व दार्शनिक की एक श्रेणी वर्ग बना दिया, सुकरात पूर्व दार्शनिक, उसमें उनको रख दिया जाता है। बहुत से लेखकों ने कहा है कि उनका दुर्भाग्य है कि वो सुकरात से पहले हो गए, और इसीलिए उनको भी सुकरात के नाम से जाना जाता है। सुकरात पूर्व कह रहे हैं तो उन जो सुकरात से पहले के जो दार्शनिक हुए थे उन्होंने बहुत उच्च कोटि के विचार प्रस्तुत किए थे, और वो पहले इंक्वायरर थे नेचर के, ठीक है। उन लोग को पहला अन्वेषी बोला जाता है, और बोला जाता है अरस्तू ने उनको बोला है। अरस्तू ने जो मिलिशियंस जो हैं, इसी ग्रुप से अभी हम देखेंगे, इसी ग्रुप से थेल्स जुड़े हुए थे। तो अरस्तू ने इनको फर्स्ट लवर ऑफ नेचर, फर्स्ट लवर ऑफ विजडम और फर्स्ट फिलोसफर्स बोला है। थेल्स को फर्स्ट फिलोसफर बोला है अरस्तू ने अपने ग्रंथ मेटाफिजिक्स में, ठीक है। तो सुकरात पूर्व कहने का मतलब ये है कि इनका दर्शन जो है वो सुकरात से पहले था। यही है कि ये सुकरात से पहले हो गए तो इनको सुकरात पूर्व दार्शनिक कह दिया जाता है। दूसरी बात, प्रकृतिवादी दार्शनिक भी इनको कह दिया जाता है, क्योंकि प्रकृतिवादी दार्शनिक इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इनका जो चिंतन का विषय रहता है वो मुख्य रूप से क्या रहता है, प्रकृति, यानी कि नेचर। यानी इन्होंने अपने आसपास में जो भी देखा, पेड़ पौधे पहाड़ झील झरने जो भी देखा, उसका इन्होंने कारण खोजने का प्रयास किया कि इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। यानी कि इन्होंने नेचर को समझने का प्रयास किया। इसलिए अरस्तू ने इनको सुकरात पूर्व दार्शनिकों को, खासकर मिलिशियंस को और उसमें भी थेल्स को क्या बोला है, इंक्वायरर्स, यानी अन्वेषी, यानी खोजकर्ता। ये खोजने में लगे थे कि नेचर जो है इस रूप में, जिस रूप में हमें दिखती है, इस रूप में कैसे पहुंची, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो इन लोगों ने प्रकृति का विश्लेषण किया, ठीक है। अब प्रकृति का विश्लेषण करने का मतलब क्या, इन्होंने जो घटनाएं घटित होती थी, नेचुरल फिनोमिनाज जो थे, जैसे कि बारिश का होना, ठीक है, और भूकंप का आना, बिजली का कड़कना, इन सब चीज़ों की प्राकृतिक आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया। यानी जितनी प्राकृतिक घटनाएं थीं उनको प्राकृतिक रूप से ही उनकी व्याख्या देने का प्रयास किया। इसी वजह से इनको प्रकृतिवादी दार्शनिक कहा जाता है। और इन्होंने, अच्छा, ये प्रकृतिवादी हमने बात कर ली कि सुकरात, ये तो सुकरात से पूर्व के दार्शनिक हो गए, और हमने बात कर ली कि सुकरात के पूर्व के जो दार्शनिक थे उनको प्रकृतिवादी दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। इनसे पहले की विचारधारा क्या थी, यानी इन सुकरात से जो पहले के दार्शनिक थे या विचारक थे, वो दार्शनिक तो नहीं थे, क्योंकि थेल्स को ही पहला दार्शनिक माना जाता है। मैंने बताया कि दर्शन शुरू ही इनसे होता है, दर्शन के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। आधुनिक दर्शन में डेकार्ट से दर्शन शुरू होता है आधुनिक दर्शन, और उसमें डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। वहीं थेल्स को क्या कहा जाता है, थेल्स को कहा जाता है फर्स्ट फिलोसफर, यानी कि ये फादर ऑफ फिलॉसफी हैं, ठीक है। और मेटाफिजिक्स में ऐसा उन्होंने बोला है, मेटाफिजिक्स नाम का ग्रंथ जो अरस्तू ने लिखा है, ठीक है। मेटाफिजिक्स शब्द की जो रचना है, मेटाफिजिक्स शब्द गढ़ा ही किसने है, अरस्तू ने। फिलोसफर वर्ड जो है वो किसने दिया है, पाइथागोरस ने, ठीक है। तो ये लोग प्रकृति के अन्वेषी थे, प्रकृति के नियमों को समझना चाह रहे थे, उसमें खोज करना चाह रहे थे कि प्रकृति में जो घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं उनकी व्याख्या किस प्रकार प्राकृतिक आधारों पर ही की जाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों से पहले, सुकरात पूर्व दार्शनिक जो थे, उनसे पहले ग्रीक समाज में दो लोग थे, दो पोएट हुए, होमर और हेसियोड। ये हुए हैं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये जो इनमें जो सुकरात पूर्व दार्शनिक हैं, ये कब हुए थे? जैसे हम थेल्स की बात करें, पहले जो दार्शनिक हैं वो हैं थेल्स, और थेल्स हुए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थेल्स हुए।
अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थेल्स हुए और 8वीं शताब्दी में ये तो पोइट हुए, यानी कि थेल्स पहले दार्शनिक हैं, थेल्स से भी 300 साल पहले होमर और हेसियोड। होमर ने इलियाड और ओडेसी नाम के ओडेसी नाम के 2 काव्य ग्रंथ लिखे, और हेसियोड जो थे उन्होंने भी ग्रंथ लिखे, लेकिन उनकी 2 पोएम्स जो हैं वो हमें प्राप्त हैं, जिसका एक का नाम है बर्क्स एंड डेज, ठीक है, और थियोगोनी को ये बोला जाता है कि थियोगोनी को बोला जाता है बर्थ ऑफ गॉड्स नाम से भी हमें इसको जानते हैं। तो थियोगोनी में ये बताई है कि जो ईश्वर जो हैं, उस समय मैं बता रहा क्रिश्चियन धर्म उस समय, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है और क्रिश्चियन धर्म जो है उस समय नहीं उत्पन्न हुआ था, ठीक है, उस समय क्रिश्चियन धर्म नहीं था। तो थियोगोनी में जो ग्रंथ है उसमें होमर द्वारा जो देवी देवता प्रस्तुत किए गए उनमें थे ज्यूस, क्रोनोस और एफ्रोडाइट, ठीक है, हेडीज। तो ऐसे देवता जो हमें इनमें उस समय इन देवताओं का, जिन्हें टाइटन्स, जैसे क्रोनोस जो थे वो टाइटन्स जो हैं टाइटन थे क्रोनोस, ठीक है। तो उस समय इन जो हेसियोड और होमर ने जो गॉड प्रस्तुत किए थे उनका बोलबाला था समाज में, और सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के आधार पर, यानी गॉड के आधार पर देखी जाती थी। यदि बिजली कड़कती थी तो लोग ये कहते थे कि ज्यूस को क्रोध आ गया है, या ये ज्यूस जो हैं उनके स्टॉर्मी माइंड के कारण ये ऐसा हुआ है, ठीक है। अर्थक्वेक आता था तो अर्थक्वेक के देवता थे पोसाइडन अर्थक्वेक के देवता थे। हॉर्सेस के देवता पोसाइडन जो हैं, पूरा जैसे हमारे यहाँ पे अपने भारतीय दर्शन में आकाश के देवता, समुद्र के देवता, पृथ्वी के देवता, पाताल के देवता, ठीक है, इस तरह से सारे देवता जो हैं अलग अलग विभाग के अलग अलग देवता हैं। वैसे ही जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें भी क्या था, होमर और हेसियोड ने जिन गॉड्स को प्रस्तुत किया, क्योंकि ये कहते थे कि हमें मोजेस ने खुद बोला है ये सब चीज़ रचना करने के लिए, और ये खुद को पैगंबर की श्रेणी का मानते थे, इसलिए इनने जो ग्रंथ लिखे थे तो वो उतना ही वैल्यू रखते थे जैसे कि हमारे यहाँ पे रामायण और भगवत गीता जो हैं उनको जैसे हम देखते हैं, बिल्कुल उतनी ही पवित्र दृष्टिकोण से इलियाड, ओडेसी और ये होमर जो हेसियोड जो थे उनके काम को देखा जाता था, उनके जो ग्रंथ हैं उनको देखा जाता था और उन्हें बड़ी श्रद्धापूर्वक लिया जाता था। तो इन्होंने जो गॉड थियोगोनी में जो गॉड बताए हैं, पोसाइडन, ज्यूस और हेडीज, एफ्रोडाइट, एथेना, ठीक है, ये सारे जो गॉड थे वो अलग अलग विभाग के अलग अलग गॉड उन्होंने बताए हैं। और जितनी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उस समय थेल्स से पहले, यानी सुकरात पूर्व दार्शनिकों से पहले जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उनको गॉड से जोड़कर ही देखा जाता था, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि अगर भूकंप आया तो पोसाइडन ने अपना जो ट्राइडेंट है यानी त्रिशूल जमीन में मार दिया। पोसाइडन के पास एक वेपन था, आप रॉथ ऑफ द टाइटन्स मूवी देखें हॉलीवुड की, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा। तो कहते थे कि पोसाइडन ने अपना जो है ट्राइडेंट जो है, अपना त्रिशूल जो है ज़मीन में मार दिया, इस वजह से भूकंप आया। यदि बिजली कड़कती थी तो आकाश के देवता थे ज्यूस, तो ज्यूस के पास एक अपना वेपन था जिससे इलेक्ट्रिसिटी या कहो थंडर बोल्ट निकलता था। बिजली कड़कती थी उनके वेपन से, तो आकाश में बिजली जब कड़कती थी तो उसके लिए ज्यूस रेस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। रेन होती थी तो उसके लिए ज्यूस रेस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता था तो गॉडेस ऑफ विजडम एथेना, ठीक है, तो बोलते थे कि अरे इस पे तो माता एथेना की बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है। तो हर चीज़ को वो गॉड से जोड़कर सारी प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होती थी, यदि कोई बीमार हो जाता था कोई व्यक्ति सोसाइटी में, तो ये माना जाता था उस समय, ऐसा ही इजिप्ट में माना जाता था कि उसके अंदर कोई डेमन घुस गया है, ठीक है, उसके अंदर कोई शैतानी रूह या आत्मा घुस गई है, और उसको फिर वो चांटिंग मंत्र जो हैं, मंत्र आदि से उनको निकालने का प्रयास किया जाता था, और फिर उसके बाद मेडिसिन दी जाती थी, लेकिन प्रायोरिटी रहती थी इस बात की कि उनमें डेमन घुसा हुआ है।
यदि कोई बीमार हो गया तो, ठीक है। और जब बहुत सारी ऐसी बीमारियां उस समय होती भी थी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा भयंकर स्तर पे फैल जाती थी, ठीक है, तो उनके लिए वो यही मानते थे कि एक तरह से ये गॉड द्वारा फैलाया गया एक गॉड का कहर है, ऐसे कह लो, ठीक है, या गॉड का गुस्सा है। तो इस तरह से उनको देखते थे। तो सोसाइटी में गॉड्स का बड़ा भारी बोलबाला उस समय था। और इन गॉड्स को जो रचने वाले जो लोग थे वो होमर और हेसियोड जो हैं वो थे, और भी पोइट हुए थे। ये जो होमर द्वारा लिखे गए जो इलियाड और ओडेसी हैं, ये काफ़ी प्राचीन काव्य हैं, ठीक है। और पहला जो काव्य है वो आपको पता है वो कहाँ लिखा गया था? मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में। गिलगामेश, एपिक ऑफ गिलगामेश जो है उसको पहली उस समय ये था कि ये जो सुकरात पूर्व दार्शनिक हैं उनसे पहले का जो समय था, उस समय सारी जो ग्रंथ लिखे गए, जो उनमें से कुछ प्राप्त हैं कुछ नहीं प्राप्त हैं, या जिस भी कंडीशन में है, जैसे कि मेसोपोटामियन एपिक ऑफ गिलगामेश जो है, अगर आप बात करो उस पोएम की, तो वो प्राप्त है, ठीक है। तो वो कीलाकार लिपि में लिखी हुई है, तो वो प्राप्त है। और इनके ग्रंथ जो हैं, होमर और हेसियोड जो हैं, इनके भी ग्रंथ जो हैं वो हमें प्राप्त हैं। गूगल पे सर्च करके इन सारे ग्रंथों को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इलियाड पढ़ सकते हो, ओडेसी पढ़ सकते हो। तो उस समय सारी चीज़ों को ईश्वर से जोड़कर देख लिया जाता था, ठीक है। ये जो लोग सुकरात पूर्व दार्शनिक आए, इनने इस विचारधारा को बदलने का प्रयास किया, ठीक है। इनका ये प्रयास रहता था कि जितनी चीज़ें समाज में घटित हो रही हैं, जितनी भी प्राकृतिक रूप से घटित हो रही हैं, उनको माइथोलॉजिकल आधार ना देकर, ठीक है, यानी ईश्वर वाला आधार ना देकर, उनको किस आधार पे उनकी व्याख्या की जाए? प्रकृति के आधार पे, ठीक है। तो ये सुकरात पूर्व दार्शनिक जो थे, ये इन्होंने सबसे पहला जो प्रयास किया कि सारी चीज़ों को, यानी जो भी हम देख रहे हैं, जिसका भी हम अनुभव कर रहे हैं, यानी जिसका भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमारे सामने क्या है? हमारे सामने इन लोगों ने उसी पर विचार किया जो इनको आंखों से या अपनी इंद्रियों से ये देख पाए। जैसे कि ये प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति में पहाड़ पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो इन्होंने उसको देखा और उसी पर चिंतन, सारा की सारा चिंतन इनका उसी पर केंद्रित रहा। इन्होंने ईश्वर को नहीं देखा, तो इन्होंने ईश्वर के विषय में कोई विशेष बात नहीं कही, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कहा है, लेकिन उस पर इनका चर्चा का विषय नहीं रहा, ना इनका आत्मा पे कोई चर्चा का विषय रहा। इनका जो चिंतन का विषय रहा वो था कि जो प्रकृति है उसको इन्होंने देखा है, उसी से ये रूबरू हो रहे हैं, उसी से ये बार बार टकराते हैं, और उसी को, प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, उसी को थियोलॉजिकल जो इनका आधार था पहले, जैसे कि ईश्वर के, इन सारी चीज़ों को ईश्वर से जोड़कर परिभाषित कर दिया जाता था कि अगर पृथ्वी जो है वो स्टेबलाइज है, स्थिर रुकी हुई है अपनी जगह, तो बोलते थे कि एटलस गॉड जो है, उन्होंने गॉड एटलस ने इसको इस तरह से पकड़ रखा है, उठा रखा है अपने सर पे, ठीक है। और इसमें जो भूकंप वगैरह आते थे तो वो भी जोड़ देते थे कि एटलस ने अपने पैरों को बदला है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती थी ईश्वर से जुड़ी हुई। तो उसको जो नेचुरल फिनोमिनाज जो थे, यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं थीं, उनको, उनका जो थियोलॉजिकल आधार था उसको हटाकर उसके नीचे एक नेचुरल आधार लेके आना था, यानी कि उसकी प्राकृतिक रूप से व्याख्या की जाए। और ये तब होना था जब उसके साथ रीजन को जोड़ दिया जाए, यानी कि तर्क के आधार पर। ये जो सारी व्याख्याएं होनी थी अब तर्क के आधार पर होनी थी, ना कि जो, यानी कि शब्द प्रमाण को इन लोगों ने मानना स्वीकार नहीं किया। शब्द प्रमाण हमने बताया था कि जो पहले लोग हमसे कहे गए हैं, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वही शब्द प्रमाण है, ठीक है। तो शब्द प्रमाण को इन लोगों को मानना नहीं था, यानी कि जो होमर ने इलियाड में कहा या ओडेसी में कहा, और जो हेसियोड ने कहा वर्क्स एंड डेज नाम की, या थियोगोनी में कहा, जैसे द बर्थ ऑफ गॉड्स कहते हैं, तो उनमें जो ईश्वर से जोड़कर प्राकृतिक घटनाओं को देखा गया, उसके आधार पे उसको हटाकर, थियोलॉजिकल आधार को हटाकर उसको तार्किक आधार पर उसको परिभाषित करना था, ठीक है। यानी प्रकृति में जो घटना है उनको, यानी अपनी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने किसके साथ जोड़ा? तर्क के साथ जोड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो है, हमें सारी चीज़ों को, या सारी चीज़ों के सत्य तक पहुंचने के लिए
हमें उनका अपने रीजन या तर्क बुद्धि के आधार पर उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। इसलिए इनमें से बहुत सारे दार्शनिकों ने इनका एक जो प्रश्न रहा, मैं आपको बताऊं, इनका जो प्रश्न रहा वो ये प्रश्न रहा, बेसिकली जो सुकरात पूर्व दार्शनिक थे उनका ये प्रश्न रहा कि जगत का या विश्व का, है ना, या ब्रह्मांड का, ठीक है, का मूल तत्व क्या है। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने जिस चीज को खोजने का प्रयास किया है वो मुख्य रूप से ये रहा कि जगत का निर्माण किस चीज से हुआ है, यानी कि इस जगत की ओरिजिन, जैसे कि हम पेड़ पहाड़ पौधे झील झरने जो भी हम देख रहे हैं, ये सारा की सारा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये किस चीज से इनका जन्म हुआ है। यानी कि ओरिजिन को ढूंढ रहे थे कि सारी दुनिया जिस चीज से बनी है वो ओरिजिन क्या है, वो सोर्स क्या है इन सारी चीजों को उत्पन्न करने वाला जो है। ठीक है, यानी इन दार्शनिकों का जो पहला प्रश्न था या जो पहला खोज करने का जो प्रयास था वो क्या जानना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि मूल तत्व क्या है। जैसे कि हम भारतीय दर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, भारतीय दर्शन में हम पढ़ते हैं कि जो तत्व मीमांसा होती है, तत्व मीमांसा में हम किस चीज की खोज करते हैं, मूल तत्व की। मूल तत्व यानी कि अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, इंग्लिश में अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं। और इसी मूल तत्व को अरस्तु ने एक और नाम दिया है, ग्रीक नेम, जिसे कहते हैं आर्की। ठीक है, अरिस्टोटल ने इसे आर्की भी कहा है। आर्की का मतलब होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि सिंपली मूल तत्व। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी सारी चीजें जिस चीज से उत्पन्न हुई हैं, वह पहला पदार्थ जिसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं से सारी चीजें बनी हैं, वही आर्की है। यानी कि ऐसा आर्की वो है जो सारी चीजों को उत्पन्न करने के बाद भी स्वयं अपरिवर्तित रहता है, यानी जिसमें स्वयं में बदलाव नहीं होता, जो अपने भौतिक स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को ना खोए। जैसे कि आपने वेदांत दर्शन में पढ़ा है, वेदांत दर्शन में अल्टीमेट रियलिटी किसको माना गया है, ब्रह्म को। वो अद्वैत वेदांत में यह माना जाता है कि ब्रह्म जो है वही एकमात्र सत्य है। ठीक है, और उनसे ही सारी जगत जो है, सारी चीजें जो हैं वो भी क्या है, ब्रह्म ही हैं। बस हमें माया के कारण वैसे दिखाई पड़ रही हैं कि ये पेड़ है, ये पौधे हैं, एक्चुअली में ये सारी चीजें ब्रह्म है। हम खुद भी ब्रह्म हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसको उन्होंने कहा है अद्वैतवाद। तो वहां पर जो मूल तत्व माना गया है उसे माना गया है ब्रह्म को, यानी कि वहां आर्की क्या है, ब्रह्म है। अब ब्रह्म जो है वो सारी चीजों का जन्मदाता है, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्म कभी अपने स्वरूप को नहीं खोता। ठीक है, तो उसी को आर्की कहते हैं जो प्रिजर्व, अपने आप को प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, सारी चीजों को उत्पन्न करने के बाद खुद भी बना रहे, ऐसा नहीं है कि अपने आप को खत्म कर ले सारी चीजों को जन्म देने के बाद। ठीक है, तो आर्की वो है जो खुद प्रिजर्व रहकर सारी चीजों को जन्म देता है। ठीक है, तो इसको बोला फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर मूल तत्व। तो ये जो दार्शनिक थे ये इसी आर्की की खोज में लगे रहे, यानी कि जो सारी चीजें, यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है, ये नेचर है, या नेचर में जो भी चीज हम देखते हैं उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, और वो आर्की क्या है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। अब अलग अलग दार्शनिकों ने इसको हम देखेंगे, अलग अलग दार्शनिकों ने, अभी तो हम बहुत साधारण सी बात कर रहे हैं और वीडियो निश्चित रूप से बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, इसलिए पार्ट्स में आएगा। तो इसमें उन्होंने ये कहा, बहुत सारे दार्शनिक थे, उन्होंने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए कि भाई जो ये जो मूल तत्व है, कुछ ने कहा कि ये मूल तत्व जो है वो जल है, यानी कि सारा ब्रह्मांड जो है वो जल से उत्पन्न है। ठीक है, कुछ ने कहा कि वायु से उत्पन्न है, कुछ ने कहा कि एक असीमित पदार्थ, यानी कि एक द बाउंडलेस, द इनडेफिनिट, द इनफाइनाइट, यानी एपिरॉन, उससे सारी जगत का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी मूल तत्व जो है वो एपिरॉन नाम का एक जो है उसको पदार्थ को बताया गया है। तो इन्होंने अलग अलग दार्शनिकों ने जगत के मूल में, यानी कि जगत का मूल तत्व अलग अलग बताया है। ठीक है, तो इनका जो मुख्य खोज का विषय रहा है, जो अन्वेषण का, मैंने बताया कि इनको क्या बोला है, इंक्वायरर ऑफ द नेचर, अरस्तु ने। ठीक है,
इंक्वायरर ऑफ द नेचर। तो इनको खोज करना है, इनको कारण खोजना है, वो मूल तत्व खोजना है जिससे सारा ब्रह्मांड जो है वो अस्तित्व में आया है। तो इन्होंने मूल तत्व पर चर्चा की। तो यानी कि ये क्या है, ये मेटाफिजिसिस्ट हैं, मेटाफिजिसिस्ट। ठीक है, मेटाफिजिसिस्ट, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्वमीमांसा। देखो मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत सारे वीडियोज में पहले बताया है कि किसी भी दर्शन के दो भाग होते हैं। एक होता है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, और दूसरा होता है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मुख्य रूप से तत्वमीमांसा का जो प्रश्न होता है वो होता है कि मूल तत्व क्या है, यानी कि वह चीज़ क्या है जिससे सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, मैंने पहले के वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में इसको बार बार क्लियर किया है कि मेटाफिजिक्स क्या है। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स का जो सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, सबसे पहली जिस चीज़ की बात होती है वो होती है मूल तत्व पे, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, यानी कि आर्की क्या है। और उसके बाद ये बात करता है ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। फिर ये बात करता है आत्मा क्या है। ठीक है, फिर ये बात करता है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ है, जगत की रचना कैसे हुई है, विकास द्वारा हुई है या सृष्टिवादी सिद्धांत को अपनाया गया है। तो मेटाफिजिक्स में इन सारे सवालों की बात होती है। वहीं एपिस्टेमोलॉजी जो होती है उसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, यानी इसमें ज्ञान की बात होती है, मेटाफिजिक्स से अलग की चीज़ इसमें होती है ज्ञान की बात, कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है, वास्तविक ज्ञान जिसे हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं, प्रमा। ठीक है, तो वहाँ प्रमा यानी वास्तविक ज्ञान, न्याय दर्शन में हमने पढ़ा है कि प्रमा यानी कि वास्तविक ज्ञान, अप्रमा यानी कि अवास्तविक ज्ञान। और इस प्रमा को प्रमाणित करने के लिए, यानी कि जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको प्रमाणित करने के लिए वहाँ 4 प्रमाण भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 प्रमाण भी हम पढ़ते हैं। बाद में 2 और जुड़ जाते हैं, लेकिन न्याय दर्शन में नहीं, वो बाद के दर्शन में जुड़ते हैं। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ज्ञान का सिद्धांत होता है, यानी इसमें ज्ञान पे चर्चा करते हैं। अब जिस दर्शन में ये दोनों चीज़ें होती हैं, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जिस दर्शन में ये दोनों चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं वो दर्शन कहलाता है पूर्ण। ठीक है, और जिसमें हमें इनमें से एक चीज़ पढ़ने को मिलती है फिर वो कहलाता है दर्शन अपूर्ण, वो पूर्ण नहीं हो सकता। अब हमने भारतीय दर्शन में पढ़ा था न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक को मिलाकर क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि वैशेषिक जो है वो पदार्थ विज्ञान पे बात करता है, वैशेषिक यानी कि वो मेटाफिजिक्स की बात करता है। वैशेषिक दर्शन की खुद की एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा नहीं है। वहीं न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन की वीकनेस क्या है, न्याय दर्शन में यह है कि वहां पर उनकी खुद की मेटाफिजिक्स नहीं है। ठीक है, वो केवल ज्ञान मीमांसा पर बात करते हैं न्याय दर्शन। तो इसीलिए इन दोनों दर्शनों को कंबाइन करके पढ़ा जाता है। न्याय दर्शन जिसके पास ज्ञान मीमांसा है, वहीं वैशेषिक दर्शन जिसके पास तत्व मीमांसा है, और इन दोनों को जोड़ के एक पूर्ण दर्शन बन जाता है जिसमें ज्ञान मीमांसा भी होती है और तत्व मीमांसा भी होती है। इसलिए न्याय वैशेषिक एक दर्शन माना जाता है। ऐसे ही सांख्य और योग को एक दर्शन माना जाता है, एक के पास ज्ञान मीमांसा है, दूसरे के पास तत्व मीमांसा है। तो जहाँ एक चीज़ होती है वहाँ अपूर्णता रहती है। इसमें दर्शन पूर्ण तभी होता है जब उसमें दोनों चीज़ें हों, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मेटाफिजिक्स। तो ये जो सुकरात पूर्व के दार्शनिक हैं इनके पास इनकी ज्ञान मीमांसा नहीं है। बड़ी बात ये है, ये केवल मेटाफिजिक्स पर ही बात करते हैं, यानी कि इनका जो तात्पर्य रहता है मेटाफिजिक्स में भी, मेटाफिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। मेटाफिजिक्स के अंदर ईश्वर मीमांसा आ जाती है, आत्मा मीमांसा आ जाती है, और बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। अरस्तु तो ये कहते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है फिलॉसफी और ये जो क्या नाम है मेटाफिजिक्स है, ये पर्यायवाची शब्द है, यानी कि फिलॉसफी को आप मेटाफिजिक्स नाम से बुलाओ तो कोई गलती नहीं है इसमें। वो कहते हैं मेटाफिजिक्स है ही इतनी बड़ी चीज़ कि उसमें फिलॉसफी के तो सारी फिलॉसफी आ जाती है। यानी कि अरस्तु तो ये कहते हैं कि मेटाफिजिक्स के अंदर ही एपिस्टेमोलॉजी शामिल रहती है, यानी ज्ञान मीमांसा भी इसके अंदर शामिल रहती है मेटाफिजिक्स के अंदर। ये इतना बड़ा विषय है मेटाफिजिक्स, तो इसीलिए इसको फिजिक्स के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। वो कहते हैं कि फिलॉसफी के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। बोलो कि फिलॉसफी बोलो या मेटाफिजिक्स बोलो,
एक ही बात है। तो इनके पास क्या है, इनके पास केवल मेटाफिजिक्स रहती है। सामान्य तौर पर मेटाफिजिक्स में हम मूल तत्व की बात करते हैं और ये मूल तत्व तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। हम मान लो मूल तत्व खोज भी लें, हमने पता कर लिया कि ये चीज़ जो है वो ब्रह्मांड का मूल तत्व है, लेकिन उसका ज्ञान हम किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं? हम देखकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको, मान लो जैसे कि थेल्स ये कहते हैं कि मूल तत्व जो है, इसमें हम पढ़ेंगे, थेल्स कहते हैं कि मूल तत्व जल है। अब जल हमें मिल गया, हमने देखा, लेकिन हम आंखों से देख रहे हैं, इंद्रिय अनुभव से उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वास्तविक है या नहीं? ठीक है। फिर यदि वह वास्तविक नहीं है तो फिर दूसरी तरीका से कैसे उसका ज्ञान प्राप्त होगा? हमें दूसरा से कैसे ज्ञान प्राप्त हो उसका? तो यानी कि मूल तत्व खोजने के बाद भी बड़ा प्रश्न ये रह जाता है कि उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे जो आपने खोजा है, और उसका ज्ञान वास्तविक कैसे होगा, और इसका उसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान है? तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? उसके लिए हमें ज्ञान मीमांसा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दर्शन जो है ना तभी पूर्ण होता है जब मेटाफिजिक्स और उसके साथ एपिस्टेमोलॉजी भी जुड़ी हो। अब इन्होंने मेटाफिजिक्स तक ही खुद को सीमित कर लिया, उससे आगे प्रयास नहीं किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमने मूल तत्व यानी कि आर की या फर्स्ट प्रिंसिपल खोज लिया है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, बात खत्म। इनकी समस्या जो है सॉर्ट आउट हो गई। सुकरात से ये भिन्न क्यों हो जाते हैं? सुकरात के बाद के दार्शनिकों से ये भिन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सुकरात के बाद के दार्शनिकों में हमें दोनों चीजें अच्छे स्तर पे पढ़ने को मिलती हैं, यानी कि मेटाफिजिक्स भी पढ़ने को मिलती है और एपिस्टेमोलॉजी भी हमें पढ़ने को मिलती है। यानी कि नीचे ये जो दर्शन है, सुकरात के बाद के जो दर्शन है, मेटाफिजिक्स और उसमें हमें एपिस्टेमोलॉजी दोनों पढ़ने को मिलती है। इसका मतलब उनका दर्शन पूर्ण दर्शन है। यहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें एक और अंतर होता है, सुकरात पूर्व दार्शनिक और सुकरात के बाद के दार्शनिकों में एक और अंतर है। वो ये कि सुकरात पूर्व के दार्शनिक मुख्य रूप से कैसे हैं? मैटेरियलिस्ट, यानी भौतिकवादी या जड़वादी दार्शनिक हैं ये, सुकरात से पहले के दार्शनिक। ठीक है, लेकिन सुकरात के बाद के दार्शनिक जो हैं वो प्राचीन दर्शन में ही, सुकरात के बाद के दार्शनिक जो हैं वो मैटेरियलिस्ट नहीं है। जैसे कि हमने प्लेटो के प्रत्यवाद को पढ़ा है। ठीक है, यानी प्लेटो का आइडियलिज्म हमने पढ़ा है, और वो क्या कहते हैं कि आइडिया जो है, अब यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनके दर्शन में एपिस्टेमोलॉजी कैसे है। मेटाफिजिक्स तो अगर कोई जगत की बात कर लेगा तो समझ लो उसके दर्शन में मेटाफिजिक्स है। एपिस्टेमोलॉजी हम प्लेटो का उदाहरण देकर समझाते हैं कि इनके दर्शन में ज्ञान मीमांसा भी हमें कैसे मिलती है। प्लेटो ने अपने आइडियलिज्म में ये कहा है कि वास्तविक ज्ञान जो है वो प्रत्ययों का ज्ञान है। यही तो कहा है, उन्होंने कहा जो हमें जिस चीज़ का, जो वस्तुएं हम देखते हैं उनका ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो अर्ध सत्य हैं, अर्ध सत्य हैं, और जो पूर्ण सत्य है वो क्या है? वो है प्रत्यय, और प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। प्रत्यय जो है वो एक अलग दुनिया में रहते हैं जिनको हम कहते हैं प्रत्ययों का जगत, या फिर कॉस्मोई उसको नाम दिया गया है। आत्मा शरीर से निकलकर उस जगत में जाती है और वहाँ उन सारे जो प्रत्यय हैं उनसे इंटरेक्ट करती है और उन सारे प्रत्ययों का ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेती है। उसके बाद जब आत्मा किसी बच्चे में प्रवेश करती है जन्म के दौरान, तो उस बच्चे के, चूंकि आत्मा सारे ज्ञान को लेके आई है प्रत्ययों के रूप में, तो बच्चे के अंदर सारा ज्ञान पहले से ही उपस्थित रहता है। यानी कि सारा ज्ञान मनुष्य में जन्मजात रूप से पहले ही उपस्थित रहता है प्रत्ययों की फॉर्म में, यानी आइडियाज़ की फॉर्म में। वो सारा ज्ञान पहले से ही उपस्थित उनके अंदर रहता है। तो उन्होंने बता दिया यहाँ पे, और ज्ञान के साधन क्या हैं वो सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है। इसलिए प्लेटो जो है वो ज्ञान मीमांसी भी हैं। और फिर ये जगत की बात करते हैं, उन्होंने वस्तुओं की बात की है। उन्होंने कहा है कि जगत की वस्तुएं जो हैं वो अर्ध सत्य हैं या अर्ध सत्य हैं। ठीक है, पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, क्यों अर्ध सत्य? इसलिए हैं क्योंकि ये फोटोकॉपी हैं उन्हीं प्रत्ययों की। जिन्होंने आइडियलिज्म पर वीडियो नहीं देखा है, आप देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्लेटो का आदर्शवाद या प्लेटो का प्रत्यवाद या प्लेटो का आइडियलिज्म। ठीक है, तो आप देख लेना। तो इनके दर्शन में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरी बात ये, जो सुकरात से पहले के दार्शनिक थे वो मैटेरियलिस्ट हैं, और सुकरात के बाद के दार्शनिक जो हैं वो कैसे हैं? वो मैटेरियलिस्ट नहीं कहे जा सकते, भौतिकवादी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जैसे प्लेटो ने ही किस चीज़ पर बात की है? आइडियाज़ पे। सुकरात ने किस पे बात किया? कॉन्सेप्ट्स पे। और इन दोनों का संबंध, सुकरात के कॉन्सेप्ट कहो और प्लेटो के आइडियाज़ कहो, इन दोनों का संबंध आत्मा से या मन से रहा है। ठीक है, सुकरात के जो प्रत्यय हैं वो उन्हें मानसिक प्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट जो है वो मानसिक प्रत्यय, यानी कि एक तरह से परिभाषाएं कह लीजिए, चीज़ों को समझने वाली कॉन्सेप्ट्स, उनको आधार सुकरात ने माना है, आइडिया को आधार इन्होंने माना है।
तो ये दोनों ही चेतन चीज़ें हैं, तो ये मेटेरियलिस्ट नहीं है, भौतिकवादी जड़वादी नहीं है। जबकि ये लोग जो हैं सुकरात से पहले के दार्शनिक वो मेटेरियलिस्ट कहे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस चीज़ को मूल तत्व माना वो मूल तत्व ही अचेतन है। ठीक है, जड़ पदार्थ को ही इन्होंने, जैसे कि थेल्स ने जैसे मूल तत्व माना वो जल है, जल एक भौतिक पदार्थ है, इसलिए ये कैसे हैं, ये मैटेरियलिस्ट हैं। ठीक है, तो इतना ही समझाने में काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है ना। तो आप लोग तो बोर हो जाते हो, कहते हो छोटा वीडियो बनाओ, छोटा छोटा, और नॉर्मली मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो वीडियोस लंबे हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सुकरात पूर्व दार्शनिकों की। ठीक है, प्राचीन दर्शन में सुकरात के पहले के दार्शनिक, सुकरात पूर्व दार्शनिक। सुकरात पूर्व दार्शनिक जो हैं, इनमें हम मुख्य रूप से 5 लोगों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5 विचारधाराएं जो हैं वो इसमें, यानी कि 5 मत, सुकरात से पहले के जो दार्शनिक हैं उनके 5 स्कूल कह लो, 5 स्कूल कह लो या 5 मत कह लो। 5 मतों में इनको सुकरात से पहले के दार्शनिकों को विभाजित कर दिया जाता है। सबसे पहले आता है माइलेशियन या मिलेशियन स्कूल, उसके बाद आता है पाइथागोरियन, स्कूल, उसके बाद आता है एफेसियन स्कूल, 4 नंबर पे आता है इलियाटिक स्कूल, और 5 नंबर पे आता है द एटोमिस्ट। यानी कि पहले आता है माइलेशियन मत या मिलेशियन मत, उसके बाद आता है पाइथागोरियन मत, उसके बाद आता है एफेशियन मत, उसके बाद आता है इलियाटिक मत, उसके बाद आता है परमाणुवादी मत। जो माइलेशियन मत है इसमें हम 3 दार्शनिकों को पढ़ते हैं, थेल्स, फिर थेल्स के शिष्य अनेक्सिमेंडर, और उसके बाद एनेक्सिमेंडर के शिष्य एनेक्सिमीनीज। ठीक है, पाइथागोरियन मत में हम पढ़ते हैं सबसे पहले पाइथागोरस को। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं फिलोलोस को। फिलोलोस ने कॉस्मोलॉजी से जुड़े हुए विचार दिए हैं। पाइथागोरियन जो स्कूल है उसके जो फिलोलोस थे उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्मांड जो है वो उसकी रचना किस प्रकार हुई है, और इनके मत जो हैं बहुत ही उच्च कोटि के हैं फिलोलोस के। पाइथागोरस को जिन्होंने गणित पढ़ी है तो उनको पाइथागोरस का नाम जरूर उन्होंने सुना होगा, क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय हमें, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमें पढ़ने को मिलती है, जो ये कहती है कि ये समकोण त्रिभुज पर काम करती है, और ये कहती है कि कर्ण का वर्ग, किसी त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो त्रिभुज के लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये जो थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। ठीक है, एफेशियन स्कूल में हम पढ़ते हैं हेराक्लिटस को। हेराक्लिटस को आप पाश्चात्य दर्शन का बुद्ध कह सकते हो, क्योंकि ये भी क्षणिकवादी हैं, बुद्ध भी क्षणिकवादी हैं। ये भी परिवर्तन को सत्य मानते हैं, बुद्ध भी परिवर्तन को सत्य मानते हैं। और सबसे खास बात कि ये जो हैं वो बुद्ध के समकालीन हैं। हेराक्लिटस यानी ग्रीस में हेराक्लिटस और भारत में बुद्ध, ये एक ही समय में थे। बस ये था कि बुद्ध जो थे इनसे पहले थे थोड़े से, और ये बुद्ध के अंतिम समय में हुए, और इन दोनों के विचार इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये विचार शायद इनके पास भारत से ही पहुँचे हों, क्योंकि
ये जो दर्शन का विकास हुआ है, ये दर्शन का विकास कहाँ हुआ है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ एजियन सी जो है, यानी एजियन सागर जो है उसके तुर्की के किनारे जो जगह बसी हुई है, इसको कहते हैं आयोनिया क्षेत्र, ग्रीस का। आयोनिया क्षेत्र में मिलीसस नाम की जो जगह थी, ये मिलीशियन स्कूल जो नाम पड़ा है, मिलेशियन या माइलेशियन, ये जो नाम पड़ा है, ये जगह के नाम, जगह के ऊपर पड़ा है, मिलेशस या माइलेशस, ठीक है। ऐसे ही एफेशियन जो है वो एक जगह के ऊपर नाम पड़ा है, एफिसस, ये भी वहीं पर है। और इलियाटिक जो है ये भी एक जगह के ऊपर नाम पड़ा है, इलिया, ठीक है। पाइथागोरस जो थे वो एक द्वीप के थे, सैमोस के रहने वाले थे, ठीक है। तो हेराक्लिटस, तो ये जो विचार हैं निश्चित रूप से भारत से पहुंचे हों, संभवतः, मतलब निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या पता ये भारत से पहुंचे हों। हेराक्लिटस के विचार भारत आए ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि बुद्ध पहले हुए, उनका बुद्ध का जो समय है वो हेराक्लिटस से, यानी कि ये बुद्ध के अंतिम समय में हुए, बुद्ध जो है इनसे बड़े थे, तो बुद्ध के विचार जो है निश्चित रूप से भारत से इनके पास पहुँचे हों, या हो सकता है कि दोनों के विचार अपने स्वतंत्र विचार हों, दोनों ने एक जैसे विचार जो हैं वो दो अलग अलग जगहों पे एक समय में व्यक्त कर दिए। लेकिन क्या ये संभव है कि बुद्ध के विचार वहाँ तक पहुँचे हों? बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि पहले समुद्र मार्ग की तो खोज उस समय नहीं हुई थी भारत से वहाँ तक, लेकिन सिल्क रोड था, और सिल्क रोड के माध्यम से भारत का जो है व्यापार होता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी बेबीलोनियन जो एम्पायर थी उससे, और आपके जो इटली में रोम था वहाँ, यानी रोमन साम्राज्य से भी इनके भारत के संबंध रह चुके हैं, और व्यापारियों से व्यापार होता था। हो सकता है व्यापारियों के साथ ही ये विचार वहाँ पहुँचे हों, या फिर ये हो सकता है कि दोनों के जो विचार हैं वो इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। इलियाटिक जो है, इलियाटिक स्कूल में हमें पढ़ने को मिलते हैं 4 दार्शनिक, जेनोफेनीज, जेनोफेनीज के बाद आपके पार्मेनाइड्स, पार्मेनाइड्स के बाद जेनो, आप ZENO भी लिख सकते हो, जेनो, ठीक है। ये भी 2 व्यक्ति हुए हैं, जेनो नाम के 2 दार्शनिक हुए हैं, जेनो। और फिर उसके बाद आते हैं माइलेसस, ठीक है। इन 4 दार्शनिकों को हम पढ़ते हैं। जेनोफिनीस जो थे वो धर्म की निंदा करने में बड़े एक्सपर्ट थे, ठीक है। इन्होंने कहा है, बहुत ही अच्छी बात कही है वैसे तो, लेकिन मतलब बहुत तार्किक बात कही है इन्होंने ये कहा कि यदि यदि गाय, घोड़ा और शेर के यदि हाथ होते और वो चित्रकला कर पाते, तो निश्चित रूप से अपना ईश्वर जो है वो अपने जैसा बनाते। ये क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो देखते हैं कि मनुष्य का जो ईश्वर है वो मनुष्य के जैसा है, ठीक है। तो वो इसलिए वो तर्क यहाँ पर ये देते हैं कि ईश्वर ने, चूंकि ईश्वर जो मनुष्य जो है वो मनुष्य का ईश्वर बिल्कुल मनुष्य के जैसा है। और इथोपियंस जो हैं, ठीक है, एक अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, इथोपियंस जो है उनका ईश्वर बिल्कुल उनके जैसा है, इथोपियंस के जैसा, जिनकी नाक थोड़ी दबी होती है, घुंघराले बाल होते हैं, करली, ठीक है। तो उनका ईश्वर उनके जैसा है। तो इसका मतलब क्या है? इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर को मनुष्य ने बनाया है। अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल जो ईश्वर है वो बिल्कुल लोगों से मिलता जुलता है, ठीक है। यदि ईश्वर एक होता और ईश्वर जो है वो मनुष्य ने उसको जन्म नहीं दिया होता या मनुष्य ने उसको नहीं रचा होता, तो वो भिन्न होता। जैसे हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में ब्रह्म को माना जाता है, वास्तविक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो परम ब्रह्म जो है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, ब्रह्म। लेकिन वहाँ वो तर्क देते हैं कि जो गॉड है वो इंसानों के जैसा है, इसलिए ऐसा लगता है कि गॉड ने मनुष्य को नहीं बनाया बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को यानी गॉड को बनाया है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर गाय, घोड़ा और शेर आदि चित्रकला कर पाते, उनके हाथ होते और वो चित्रकला कर पाते, तो निश्चित रूप से अपना ईश्वर वो बिल्कुल अपने जैसा बनाते, क्योंकि मनुष्य ने भी यही किया है, ठीक है। तो ये जेनोफिनीस थे। और उसके बाद आते हैं एटोमिस्ट। एटोमिस्ट में हमें जो पढ़ने को मिलते हैं वो पढ़ने को मिलते हैं ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, ठीक है। तो
हमें ये 5 और इसके बाद जो हैं वो और भी संप्रदाय आते हैं, जैसे कि सोफिस्ट आते हैं सुकरात से पहले। सोफिस्ट मैं उनकी अभी यहाँ बात नहीं कर रहा। सोफिस्ट वे दार्शनिक हैं जो एथेंस में पैसे लेकर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बदनाम थे, ठीक है। और उनको वो जो कर रहे थे, सोफिस्ट लोग जो कर रहे थे, यानी कि सोसाइटी में उनको इसलिए नियुक्त किया जाता था सोफिस्ट को। मैं यहाँ जो भी ध्यान आ रहा है, जैसा भी याद आ रहा है वैसा बोलता जा रहा हूँ, और लेकिन टॉपिक पर ही बात है, टॉपिक से अलग की नहीं है। तो सोफिस्ट जो लोग थे वो एथेंस में क्या करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे और वो ट्रेन करते थे लोगों को बाकपटु बनाने में, क्योंकि एथेंस दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ था, एथेंस में था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन प्रथम लोकतंत्र जो है वो एथेंस में स्थापित हुआ था। और एक लोकतंत्र में क्या जरूरी होता है, वैसे तो गुड सिटीजन्स जो हैं वो जरूरी होते हैं एथेंस में, और इसीलिए हम देखेंगे कि जो इनके बाद का जो दर्शन है, यानी सुकरात के बाद का दर्शन जो है वो एथिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। अरस्तु ने तो पूरा ग्रंथ लिखा है एथिक्स नाम का एक, और सुकरात भी लोगों को यही समझाते जहर का प्याला पी लिया कि नैतिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एथेंस जो था एक लोकतंत्र था, वहाँ पर लोकतंत्र में अच्छे सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, गुड सिटीजन, इसलिए नैतिकता पे जोर देते थे। लेकिन सोफिस्टों की वजह से, सोफिस्ट जो क्या करते थे वो स्टेट्समैन बनने के लिए, वहाँ पर राजनेता बनने के लिए एथेंस में बाकपटु होना और बहुत तार्किक बातें करना और वितंडा करना, यानी कि किसी ने कुछ कहा उसका तुरंत ही प्रति उत्तर देना, ये एबिलिटी होनी चाहिए। जिनमें ये एबिलिटी होती थी फटाक से वो राजनेता बन जाते थे। और सोफिस्ट इसी चीज़ की ट्रेनिंग देते थे, लोगों को अच्छा वक्ता बनाते थे वो, ठीक है। तर्क वितर्क में उनसे सोफिस्ट से जीतना बहुत मुश्किल काम था, ठीक। और वो इसी चीज़ की ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग के बदले में पैसा लेते थे। और वो बड़े बड़े लोग जो थे उनके बच्चों को सेलेक्ट करते थे, जो पैसे वाले एरिस्टोक्रेट्स जो थे, सोसाइटी में सबसे धनी जो लोग थे उनके बच्चों को पढ़ाते थे, गरीबों को नहीं पढ़ाते थे वो, ठीक है। तो बेसिकली वो टीचर्स थे, लेकिन बस उनका टीचिंग का तरीका थोड़ा अलग था। अब वो सोफिस्ट जो थे उन्होंने यूथ्स को भटकाना शुरू कर दिया, और ये आरोप किस पर आ गया एक्चुअली में, सुकरात के ऊपर। सुकरात पे आरोप लग गया, क्योंकि सुकरात बहुत विद्वान व्यक्ति थे और जो राजनेता थे वो उनसे डरते थे कि ये इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, इतना ज़्यादा तार्किक बातें करने वाला व्यक्ति है कि इससे जीतना मुश्किल है, और निश्चित रूप से एक दिन स्टेट्समैन बन जाएगा, ठीक है, यानी राजनेता बन जाएगा। तो उसको मार्ग से सुकरात को मार्ग से हटाने के लिए उन्होंने प्लान किया और उन पर आरोप लगाए बहुत सारे, 3 जिनमें खास आरोप थे। मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा सुकरात को मृत्युदंड क्यों दिया गया, तो उन पे 3 आरोप लगे थे, और उनमें से एक ये था कि वो जो है लोगों को, यूथ को भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको जहर का प्याला पिला के उनको मृत्युदंड दिया गया। तो सोफिस्ट की वजह से ही उनको मृत्युदंड मिला था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये दार्शनिक हो गए। अब हम इनमें बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और, कि हम ये देखते हैं कि ये जो दार्शनिक हुए हैं, जो पहले दार्शनिक थे थेल्स, हम देखते हैं कि जो पहले दार्शनिक थे जिन्हें फर्स्ट फिलोसफर बोला गया है, वो उन्होंने 585 ईसा पूर्व में, ठीक है, एक सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। और उस समय स्रोतों से पता चलता है कि उस समय इनकी एज जो थी वो 40 वर्ष की थी, यानी कि इस हिसाब से इनका जो जन्म का समय हुआ वो 615 ईस्वी नहीं 625 ईस्वी हुआ, 625 ईसा पूर्व, यानी कि 625 ईसा पूर्व में निश्चित रूप से इनका जन्म हुआ होगा। और ये इस समय थे, और इनके परिपक्व विचार, चूंकि इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी थेल्स ने, तो परिपक्व विचार जो हैं वो हमें 585 से के बाद के समय से मिलने शुरू हो गए। तो यानी कि 585 वाला जो दौर था उसमें ये थे। अब ये कितनी पुरानी बात हो गई, ईसा मसीहा के जन्म से भी 600 वर्ष पुरानी बात, ठीक है। अब इतने पुराने दार्शनिकों, और उनमें से भी इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा नहीं है, जैसे कि थेल्स का हमें कोई लिखित ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। एनेक्सिमेंडर ने जो ग्रंथ लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है ऑन नेचर। इन्होंने एक ऑन नेचर नाम का ग्रंथ लिखा है, ऑन नेचर, ठीक है, ऑन नेचर। इसका भी एक पेज की कुछ लाइनें हमें प्राप्त हैं एनेक्सिमेंडर के इस ग्रंथ की, ऑन नेचर की। ऐसी एनेक्सिमेनीस के हमें ग्रंथ प्राप्त नहीं है, लेकिन पाइथागोरस के कुछ ग्रंथ प्राप्त हैं, और इनमें से बाद के भी दार्शनिकों के कुछ ग्रंथ हमें प्राप्त हैं।
लेकिन इतने पुराने दार्शनिकों का हमें हमें जानकारी कैसे मिल पाती है, यानी हमारे इनको जानने का सोर्स क्या है, एक ये बड़ा सवाल है। ये स्कूल्स तो आप अपने नोट्स में लिख ही लेना। मैं आपको इनके सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम थेल्स पे बात करेंगे। इन दार्शनिकों को जानने के जो हमारे सोर्सेज हैं, उनमें सबसे पहला जो सोर्स है वो है अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। अरस्तु ने कई ग्रंथ लिखे हैं जो प्राप्त हैं मेटाफिजिक्स। इनमें सबसे मुख्य ग्रंथ है, यानी सबसे बड़ा सोर्स जो है इन सुकरात पूर्व दार्शनिकों को जानने का, वो है अरस्तु का मेटाफिजिक्स ग्रंथ। इसके ठीक है, मेटाफिजिक्स के बाद जो है आता है इनका पॉलिटिक्स ग्रंथ, पॉलिटिक्स, और उसके बाद आता है एथिक्स। ठीक है, ये ग्रंथ जो है इनसे हमें, यानी कि ये सोर्सेज हैं जिनसे हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है अरस्तु के। और फिर प्लेटो, प्लेटो जो है वो भी एक सोर्स है। इनने एक ग्रंथ लिखा है थिएटेटस, उससे हमें इन प्राचीन दार्शनिकों के विषय में जानकारी मिलती है। और चूंकि प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं, देखो सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, ठीक है, सुकरात का भी कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं है, यानी कि जो है सुकरात के विषय में भी हमें जानकारी उनके शिष्य यानी कि प्लेटो से मिलती है। प्लेटो ने क्या किया है, अपने ग्रंथों में सुकरात को एक कैरेक्टर बनाकर प्रस्तुत किया है, और उस सुकरात से ही सारी बातें कहलवाई हैं, यानी कि सुकरात के सारे दार्शनिक विचार, और प्लेटो ने अपने कहीं कहीं अपने विचार भी जो हैं वो सुकरात के मुंह से ही कहलवाए हैं, अपना एक कैरेक्टर बनाकर उनको प्रस्तुत किया है। तो ऐसी थिएटेटस जो है ग्रंथ है, जो है सुकरात, इसमें जो मैं आपको बताऊं कि प्लेटो ने ग्रंथ लिखा फेडो। फेडो ग्रंथ वही है जिसमें पूरा स्टेप टू स्टेप बहुत बारीकी से प्रस्तुत किया है प्लेटो ने सुकरात के अंतिम समय को, यानी सुकरात को जब सजा दी गई थी और उसके बाद उनको धीरे धीरे वो किस तरह से जहर का प्याला पीने के बाद किस तरह से वो धीरे धीरे मृत्यु हुई उनकी, वो सारी डिटेल से उन्होंने पूरा बारीकी से बताया है फेडो नाम के ग्रंथ में। तो सारी सुकरात के बारे में भी हमारे ये सोर्स हैं, और ये इन दार्शनिकों के बारे में भी हमारे, यानी कि सुकरात पूर्व दार्शनिकों के बारे में भी हमारे ये सोर्स जो हैं वो प्लेटो ही हैं। इसके बाद आता है एक बायोग्राफर हुए हैं हेरोडोटस, बायोग्राफर नहीं, इतिहासकार, ठीक है। हेरोडोटस जो हैं इतिहास के पिता जिनको कहा जाता है, उनसे भी हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही जो मैं बायोग्राफर बता रहा था वो थे डायोजिनीस, लर्टियस। इन्होंने एक बुक लिखी थी, डायोजिनीस लर्टियस ने एक बुक लिखी थी लाइफ ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेज हैं इनको जानने के। इसके बाद और भी सोर्सेज हैं, सिंप्लिसिस जो हैं उनका, वो भी एक सोर्स है, ठीक है। और सुकरात के शिष्य थे, सुकरात के एक तो प्लेटो शिष्य थे, और सुकरात के एक शिष्य थे जो एक जो दार्शनिक नहीं थे बल्कि एक नाटककार थे, प्ले राइटर थे, वो थे एरिस्टोफिनीस। एरिस्टोफिनीस, इन्होंने कई नाटक लिखे हैं, उनमें क्लाउड्स है, एक नाटक जो है वो क्लाउड्स है, तो उससे भी हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये जो थे ये बायोग्राफर थे, दार्शनिक नहीं थे, ये प्ले राइटर थे। बाकी ये जो हैं ये इतिहास के पिता थे, और ये जो हैं दोनों दार्शनिक हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे इनके विषय में सोर्सेज हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने पहले दार्शनिक पर, यानी कि पहले संप्रदाय के पहले दार्शनिक पर। हमारे जो सबसे पहला जो मत है वो है माइलेशियन मत या मिलेशियन मत, यानी कि माइलेशियन स्कूल। और इसमें मैंने बताया आपको 3 दार्शनिक हुए हैं, थेल्स, फिर एनेक्सिमेंडर,
और उसके बाद एनेक्सिमीनीज। ठीक है, ये दार्शनिक हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थेल्स की। सबसे पहले हम थेल्स के सामान्य विचारों को जानेंगे। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इन्होंने 585 ईसा पूर्व में, जबकि इनकी एज 40 ईयर थी, एक सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, और यही इसी वर्ष से ये माना जाता है कि ग्रीक जो बुद्धिजीवी हैं उनमें उनका एनलाइटमेंट जो है वो शुरू हो गया है ना, प्रबोधन की प्रक्रिया उनमें शुरू हो गई। और उन्होंने इसके बाद के समय से वो धारणाओं को छोड़ दिया जो पहले के दार्शनिक, वो जो पहले के समाज में प्रचलित थी, जैसे कि जो गॉड से जोड़कर देखने वाली जो चीज़ थी सभी प्राकृतिक घटनाओं को, वो चीज़ बदल गई। और उसके बाद अब क्या था, अब सारी की सारी जो चीज़ें थी उनकी तार्किक व्याख्या करने लगे लोग। ठीक है, रीजन के आधार पर। तो पहली बात तो ये हो गई। अब इनके हम सामान्य विचार जो हैं वो जानते हैं। थेल्स जो हैं इनको फर्स्ट फिलोसफर बोला है। ठीक है, और इनको जो इन लोगों को, इस पूरे मिलीशियन मत को और बाद के जो दार्शनिक हैं उनको भी अरस्तु ने अपने मेटाफिजिक्स में एक नाम दिया है, फिजिकी। ठीक है, यानी कि नेचुरलिस्टिक, यानी कि नेचुरलिस्टिक। ठीक है, और इनसे पहले के जो लोग थे, यानी कि थेल्स पहले दार्शनिक थे, इनसे पहले के जो लोग थे उनको क्या कहा गया है, थियोलॉजी या थियोलॉगी। ठीक है, उनको ये बोला गया है, यानी कि ये वो लोग थे जो सारी चीज़ों का, सारी प्राकृतिक घटनाओं का आधार ईश्वर को मानते थे। भूकंप आया तो बोले पोसाइडन ने अपना ट्राइडेंट जमीन में मार दिया, और बिजली कड़की या वर्षा हुई तो बोले कि ये ज्यूस करा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हो रही है। और ये जो वो लोग थे वो नेचुरलिस्टिक थे, यानी कि इनको इंक्वायरर ऑफ द नेचर बोला गया, और ये वर्ड इनको दिया गया। अब हम बात करते हैं इनके सामान्य विचारों की। तो सबसे पहले तो ये कि इनको श्रेय मिलता है वर्ष को 365 दिनों में विभाजित करने का, कि ये माना जाता है कि थेल्स ने ही वर्ष को 365 दिनों में विभाजित किया। अब हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जो 365 दिन में वर्ष को विभाजित किया गया वो कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट यानी कि मिस्र में, है ना। और जो सोर्सेज हैं वो भी यही बताते हैं कि 365 दिनों में वर्ष का विभाजन इजिप्ट में ही हुआ था। वहाँ पे नील नदी जो है या नाइल रिवर जो है मिस्र में बहती है, और वो हर साल वहाँ पर बाढ़ आती थी। प्राचीन काल में, प्राचीन मिस्र में हर साल वहाँ पर बाढ़ आती थी, और बाढ़ में जो है, तो बाढ़ आने के बाद से वो एक साल का समय फिक्स कर लेते थे कि हर साल इजिप्ट में बाढ़ आती है, इसका मतलब ये है। और जो दो बाढ़ों के बीच का उन्होंने, जो फ्लड के बीच का जो समय निर्धारित किया, वो उन्होंने एक अपना सिविल कैलेंडर बना लिया, उसको एक नागरिक कैलेंडर जिसे हम कह सकते हैं, नागरिक कैलेंडर, है नहीं, सिविल कैलेंडर बना लिया उन्होंने। और वो कोई एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर नहीं था जो उसमें बना इजिप्ट में। ठीक है, मानी सूर्य को देखकर या चंद्रमा को देखकर उन्होंने वो कैलेंडर तैयार नहीं किया था, बल्कि नील नदी में जो बाढ़ आ रही है उसके आधार पर उसको एक उन्होंने कैलेंडर बना लिया। और उस कैलेंडर में जो दिन थे वो 30-30 दिन के महीने बना लिए, 30-30 दिन के 12 महीने बना लिए उन्होंने। तो उनके एक ईयर जो था वो 365 दिन का कैसे होता था इजिप्ट वालों के हिसाब से, 330 दिन के 12 महीने बना लिए, यानी कि 360 दिन तो ये हो गए। और उसके बाद जो 5 हॉलीडेज होते थे उनको इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से 365 दिन उनके कैलेंडर में हो जाते थे, उनके नागरिक कैलेंडर में। और ये जो 360 दिन होते थे, इनको उन्होंने 4-4 महीनों की 3 ऋतुओं में विभाजित कर लिया। पहला फ्लड का महीना, ठीक है, जब बाढ़ आएगी वो वाला 3 महीने, 4 महीने का समय, 4 महीने का समय पहले सीजन में, वो फ्लडिंग का समय। और उसके बाद फिर उसमें जब सिल्ट बिछ जाती थी ज़मीन के ऊपर मिस्र की, तो वहाँ पर खेती का समय 4 महीने का। उसके बाद उनका वो कटाई का, फसल कटाई का समय।
ठीक है, इस तरह से उन्होंने सीजन बना लिए, 3 सीजन 4-4 महीने के उसी साल में। लेकिन और ये चीज़ ये जो नागरिक कैलेंडर बना था ये लगभग 3000 ईसा पूर्व तैयार हुआ था। और ये जो हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे लगभग 600 BC में। अभी हमने बताया कि ये 600 इनका जन्म जो है 624 या 25 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कितना पहले हो गया था? ये 3000 मतलब आज से 5000 साल पुरानी बात हो गई, और ये लगभग 2500 साल पुरानी बात है थेल्स वाली। तो इनमें काफ़ी तो ये चीज़ काफ़ी पहले हो चुकी थी। तो लोग ये कहते हैं कि ये 365 दिन जो हैं वो इनका डिवीजन जो था साल का 365 दिनों में वो मिस्र में हुआ था, लेकिन क्रेडिट इनको भी मिलता है। एक बात और थी कि ये लोग जो थे, ये दार्शनिक जो थे, सुकरात पूर्व दार्शनिक, ये घूमने भी जाते रहते थे। जैसे कि थेल्स जो हैं वो थेल्स मिस्र घूमे, तुर्की में बहुत सारी जगह पे गए। इसी तरह से पाइथागोरस को अपना शहर छोड़ना पड़ा था। सेमोस क्रोटोन में जाके उन्होंने एक धार्मिक संप्रदाय स्थापित किया था। और चूंकि ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र जो थे वो सारे के सारे लोग, उनमें ये दार्शनिक जो थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और बेबीलोनियन जो एम्पायर थी उसमें भी ये लोग जाते रहते थे उस समय, ठीक है। रोमन साम्राज्य जो था उसके साथ भी उसमें भी ये घूमने के लिए फ्री थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं, अब हो सकता है कि मिस्र गए हों और मिस्र से ही ये चीज़ जो है कहीं से इनका क्रेडिट उसमें जुड़ गया हो 365 दिन वर्ष में। लेकिन ये माना जाता है कि मतलब थेल्स को भी इसका क्रेडिट दिया जाता है कि वर्ष को 365 दिनों में इन्होंने विभाजित किया। दूसरा, ये मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने एक थ्योरम दी थी जिसे कहते हैं थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम जो थी वो क्या थी? मैथमेटिक्स में ये थेल्स थ्योरम हमें अब भी पढ़ने को मिलती है क्लास 9th में शायद यूपी बोर्ड में 9th में पढ़ने को मिलती है। तो एक तो इन्होंने ये बात कही कि एक सर्किल है यानी कि वृत्त है, वृत्त का यानी कि सर्किल का जो व्यास होता है, व्यास यानी कि डायमीटर जो होता है, वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि ये डायमीटर है और इसको ये सर्किल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। पहली बात तो इन्होंने ये कही। और दूसरी बात जो कही वो ये कही कि अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ त्रिभुज, एक ट्रायंगल है जो कि अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ है। अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ त्रिभुज जो है वो कैसा होता है? 90 डिग्री का, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनता है अर्धवृत्त के अंदर। आप किसी भी तरह से त्रिभुज बना लीजिए, वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा अर्धवृत्त के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा। तो इसी को जो कि अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है, इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम कहते हैं और इसका प्रूफ भी आता है। तीसरी बात मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये हो गई। और इन्होंने ग्रेट बियर, द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन जो है आकाश में देखते हैं, ठीक है। द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन यानी कि जो सप्तऋषि तारामंडल है जो है, उसकी भी खोज इन्होंने ही की थी, थेल्स ने। उसको खोजने का श्रेय भी इनको जाता है। अभी हम इनके सामान्य विचार देख रहे हैं। इनका जो मेटाफिजिकल व्यूज़ हैं, यानी कि इस प्रकृति से जुड़े हुए कि अर्थ का जन्म कैसे हुआ है और ये बाकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं, वो हम इनके बाद देखेंगे। पहले थोड़ा सा सामान्य बातें इनके विषय में हम जान लेते हैं। चौथी बात जो है मैग्नेटिज्म की खोज भी कहते हैं इन्हीं को श्रेय जाता है। एक ये क्या कहते थे, थेल्स जो है ये मानते थे कि जिन चीज़ों में गति है, जो भी चीज़ में मोशन देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों में आत्मा रहती है या कोई डिवाइन एंटिटी उनके अंदर रहती है, जिन जिन चीज़ों में गति है। और उन्होंने ये कैसे देख लिया? उन्होंने देखा कि हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, जीव जो है मूवमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से इनके अंदर एक सोल है, ठीक है। हालांकि ये चेतन चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की है, गॉड पर और ये सोल पर ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन फिर भी मेटाफिजिक्स में हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि साइकी के बारे में, सूची के बारे में,
सूचे यानी कि सोल। अब इसकी यानी कि आत्मा, ठीक है, इसकी बात ये करते हैं थेल्स, कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ भी मूवमेंट देखने को मिलता है हमें, जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है जिस भी फॉर्म में, वहाँ पर निश्चित रूप से उस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वही है सूचे यानी कि सोल यानी कि आत्मा, यानी कि किसी डिवाइन एंटिटी आत्मा या गॉड की वजह से वो चीज़ें मूवमेंट करती हैं। और वो ये कहते हैं कि जो मैग्नेट होती है लोडस्टोन, या यानी कि और है ये आयरन का मैग्नेटाइट कह लो आप, एक खनिज पदार्थ है, एक अयस्क है लौह का या लोहे का, जिससे लोहा निकाला जाता है और इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि लोडस्टोन या मैग्नेटाइट जो है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोहे को, ये मैग्नेटाइट को लेके आए और उसके पास लोहा लाए तो लोहा खिसक के इससे चिपक जाता है, लोहे में मूवमेंट होता है लोडस्टोन की वजह से। तो वो कहते हैं कि इस चुंबक में भी, इस मैग्नेटाइट या लोडस्टोन में भी आत्मा होती है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है क्योंकि ये गति को जन्म दे रही है, किसी चीज़ में गति को जन्म देने वाली चीज़ वो कहते हैं वही सूचे है, वही सोल है। ठीक है, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि इसमें भी आत्मा है। ठीक है, दूसरी बात, इनको एक चीज़ और, चूंकि ये मिस्र इनका आना जाना होता था, और ये था भी क्या, इधर इस तरफ भूमध्य सागर जो है या मेडिटेरेनियन सी जो है, इसके पूरब में ये रहते थे और उसी के दक्षिण में मिस्र था। ठीक है, अगर तुर्की के मार्ग से होते हुए ही आराम से मिस्र पहुंच सकते थे। तो ये लोग घूमते फिरते रहते थे। तो वहाँ पर क्या था, इन्होंने अपने गणित कौशल का प्रयोग और किया था कि ये जो पिरामिड होते हैं इसकी ये ऊंचाई बता देते थे उसकी छाया नाप कर, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया को नाप कर ये पिरामिड की ऊंचाई बता देते हैं। ऐसा कैसे करते होंगे, ऐसा इस तरह से कि किसी व्यक्ति को इन्होंने ज़मीन पे खड़ा कर लिया और उस समय उसकी छाया नाप ली, और जिस समय व्यक्ति की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो जाए, जिस क्षण यानी कि उसकी लंबाई, उस व्यक्ति की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर हो जाए, उसी क्षण वो क्या करते थे, उसी समय पर पिरामिड को नाप लेते थे। उस समय पिरामिड की ऊंचाई और उसकी छाया की ऊंचाई भी बराबर होगी, क्योंकि इस व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की ऊंचाई बराबर है। तो इस तरह से ज़मीन पर उसकी छाया को फिर वो नाप लेते थे और बता देते थे कि पिरामिड की ऊंचाई क्या है। तो ये भी, इस चीज़ का भी उनको श्रेय मिलता है। दूसरी बात जो है, जो हमारा 6th पॉइंट है वो कि ज्योमेट्री को ग्रीस में यही लेकर आए। ज्योमेट्री का विकास ये माना जाता है कि मिस्र में हुआ था। मिस्र में आप देखते हो पिरामिड वगैरह हैं और पूरा उसमें ज्यामितीय ज्ञान का इस्तेमाल हुआ है। तो ज्योमेट्री का जन्म जो है इजिप्ट में हुआ, ऐसा मानते हैं। और थेल्स जो हैं वो ज्योमेट्री को ग्रीस में लेकर आए थे। ठीक है, 7th पॉइंट जो है स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज या स्थिर वैद्युत आवेश की खोज भी इन्होंने ही की थी। मानी बहुत सारे काम कर दिए इन्होंने उस समय। स्टैटिक चार्ज को भी, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर वैद्युत आवेश को भी इन्होंने खोजा था। ये कहते थे कि जो एम्बर होता है, एम्बर एक प्रकार का गोंद होता है, एक पेड़ से निकलने वाला एक रेजिन टाइप का चिपचिपा पदार्थ, अंबर या एम्बर। तो इसको एक क्रिस्टल जैसा होता है और इसके अंदर बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, यानी कि जो जुरासिक एज के मच्छर, मधुमक्खियाँ, कीड़े मकोड़े जो हैं वो इस एम्बर में पाए गए हैं अवशेष के रूप में, फॉसिल्स के रूप में। ठीक है, तो ये एम्बर को अगर फर यानी कि किसी जानवर की, खासकर बिल्ली की खाल वगैरह, उस पर, उसके बालों पर, यानी कि किसी भी तरह के फर पर रगड़ा जाए, फर पर इसे हम रगड़ें तो जो एम्बर है उस पर आवेश आ जाता है और वो फिर दूसरी चीज़ों को अपने साथ चिपकाने लगता है। ये काम हमने, मतलब मैंने तो किया है, आपका पता नहीं। स्केल को बालों में इस तरह से घिसते थे और फिर उससे कागज़ चिपक जाता था। तो ये जो है ना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यही है, यानी कि स्थिर वैद्युत आवेश यही है। जब आप बालों में स्केल को या किसी प्लास्टिक की वस्तु को घिसते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो जाता है बालों से और उस प्लास्टिक्स में,
इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिवली यानी कि धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं निकलकर वो ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, इस पर हमें बात नहीं करनी, लेकिन इस तरह से दोनों पर आवेश आ जाएगा, इस पर भी, बालों पर भी आ जाएगा, और उस जो स्केल होगा उस पर भी चार्ज हो जाएगा। अब जब दोबारा आप उन्हें मिलाओगे तो एक स्पार्क होगा दोनों के बीच। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलने की वजह से। तो इस तरह से ये आवेशित हो जाते हैं, ये इन्होंने कहा। और ये इंजीनियर भी थे। इंजीनियर इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्होंने एक बार हेलीज रिवर जो है, जो अब भी बहती है, अब भी है ये हेलीज रिवर तुर्की में, जब लीडियन आर्मी ने, ये लीडियन आर्मी जो थी उसके ये सैन्य सलाहकार थे थेल्स। लीडिया एक जगह है, एक क्षेत्र है, जैसे कि आयोनिया एक क्षेत्र है, वैसे ही ग्रीस में एक रीजन, एक क्षेत्र था। तो लीडिया के किंग के ये जो थेल्स थे वो क्या थे, सैन्य सलाहकार थे। और सैन्य सलाहकार होने के कारण लीडिया ने जब एक जगह पर आक्रमण किया था तो उनके सैनिकों के लिए कि सैनिक आराम से आक्रमण कर पाएँ, तो हेलीज रिवर बीच में पड़ रही थी, तो इन्होंने अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस हेलीज रिवर के मार्ग को बदल दिया था। ठीक है, तो ये एक इंजीनियर भी थे। और तो वही इनके एस्ट्रोनॉमी को तो समझ ही गए, एस्ट्रोनॉमर थे, तो यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे, फिलोसफर थे और इंजीनियर थे। एक इतनी चीज़ें तो ये थे। ठीक है, अब हम इनके मेटाफिजिकल व्यूज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने मूल तत्व के बारे में क्या कहा, जो कि सबसे ज़रूरी विचार हैं। तो सामान्य बातें हो गई इनके विषय में। अब हम बात करते हैं इनके तत्वमीमांसी, इनकी तत्वमीमांसा पर। तत्वमीमांसा यानी कि ये मैंने बताया कि एक इंक्वायरर ऑफ नेचर इनको कहा गया है, यानी कि प्रकृति के खोजी या अन्वेषी थे। यानी इनको ये जानना था कि किस तरह से उस थियोलॉजिकल माइथोलॉजिकल आधार को हटाकर एक प्रकृतिवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए इस ब्रह्मांड की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, यानी कैसे ये बताया जाए, मतलब तर्क के आधार पर इस नेचर की व्याख्या करना है। दुनिया में जो सारी चीज़ें बनी हैं उनको किस प्रकार नेचुरल चीज़ों के आधार पर उसकी परिभाषा दी जाए, ना कि माइथोलॉजिकल जो चीज़ें जो पहले से होमर के समय से या हेसियोड के जो वर्क एंड डेज और थियोगोनी में हमें देखने को मिलती हैं, उन चीज़ों को हटा के। ठीक है, तो इन्होंने जो मूल तत्व माना, सबसे पहले समझें कि इन्होंने जिसे मूल तत्व यानी कि आर्की जिसे माना वो था जल। इन्होंने कहा कि प्रकृति में जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें जल से उत्पन्न है, यानी कि पेड़ पौधे, सूरज, तारे, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी वो जल से उत्पन्न है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने जल को ही क्यों इस आधार के रूप में चुना, यानी कि मूल तत्व के रूप में जल को ही क्यों चुना। वो कुछ और भी चीज़ बता सकते थे, जैसे कि एनेक्सिमीनीज जो हैं इनके बाद आएंगे, इनके बाद के बाद यानी इसके बाद एनेक्सिमेंडर आएंगे और उनके बाद एनेक्सिमीनीज आएंगे। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है, यानी कि जो मूल तत्व है जिससे सारी दुनिया की सारी चीज़ें बनी हैं, आर्की जो है वो वायु है, एयर, यानी कि, लेकिन ये कहते हैं कि जल है। अब उन्होंने एयर लिया तो उन्होंने कुछ स्पष्ट अपने कारण बताए, उन्होंने अपने तर्क बताए कि क्यों ये लिया। इन्होंने किन तर्कों के आधार पर यह कह दिया कि सारी दुनिया में सारी चीज़ें जल से बनी हुई हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का सही जवाब तो अरस्तु जो हैं वो भी नहीं दे पाते, लेकिन संभवतः क्या चीज़ें रही होंगी वो ज़रूर अरस्तु बताते हैं। इन्होंने जल को ये माना कि जल से ही सारी चीज़ें, यानी कि सोर्स जो है सभी चीज़ों का वो क्या है, यानी कि ओरिजिन जो है वो, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल सब चीज़ों का या अल्टीमेट रियलिटी जो है वो क्या है, जल है। तो इन्होंने
क्या देखा होगा? सबसे तो पहले देखा होगा कि जीवधारियों को, जितने भी जीवधारी हैं सब में नमी पाई जाती है, सभी नमी युक्त हैं, यानी सब में मॉइस्चर होता है। ठीक है, सभी चीज़ों में। पौधों में भी, पौधों को भी जल चाहिए। ठीक है, पौधे भी जल के बगैर नहीं रह सकते। हरियाली जब कब बढ़ जाती है? जब बारिश होती है, तो पानी मिलने से और हरा भरा हो जाता है सब कुछ, तो पौधों को भी जल चाहिए। ब्लड जो होता है, अगर हमें चोट लगती है तो ब्लड देखते हैं, तो उसमें भी इनको जल दिखता है क्योंकि वो तरल अवस्था में है। ठीक है, और बेसिक यूनिट जिसे हम कह दो एग वगैरह, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं हमारी, उनमें भी हमें जल देखने को मिलता है। यानी कि जहाँ जीवन है वहाँ भी, और जहाँ जीवन नहीं है वहाँ भी जल का बहुत बड़ा महत्व है। एक बात और, जल जो है उन्होंने ये भी देखा कि जल की हमें दो अवस्थाएं देखने को, वो तीन अवस्थाएं देखने को हमें मिल जाती हैं, एक ठोस, द्रव और गैस। तो उन्होंने ये भी समझा होगा संभवतः कि यदि जल को मूल कारण मान लिया जाए तो ये बहुत जल्दी या बहुत आसानी से व्याख्या कर दी जाएगी, क्योंकि जल जो है जब जम जाता है तो बर्फ़ के रूप में ठोस, यानी ठोस बर्फ़ के जल के ठोस रूप से हम उन चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं जो ठोस हैं, जैसे कि पेड़, जैसे कि पहाड़, जैसे कि पत्थर, जैसे कि अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जल जो है वो जब गर्म होता है या सूर्य के प्रभाव में आता है तो वो गैसीय अवस्था में यानी कि भाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वायु के रूप धारण कर लेता है। तो कहते हैं कि इससे वायु की व्याख्या हो जाएगी, है ना, हमारे जो वातावरण में जो वायु है उसकी व्याख्या हो जाएगी। और द्रव के रूप में हम उन चीज़ों की व्याख्या कर पाएंगे जो द्रव अवस्था में रहती हैं। ठीक है, जल तो उन्होंने मान ही लिया है, लेकिन हम इस द्रवीय आधार पे हम ये व्याख्या कर पाएंगे कि हमारा ब्लड एग के अंदर जो होता है वो ये सब द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि अगर जल को आधार मान लिया जाए तो निश्चित रूप से सभी चीज़ों की व्याख्या करना ईजी हो जाएगा, और इन्हीं में से किसी तर्क को उन्होंने निश्चित रूप से लिया होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पर, जल ये तो समझ लिया कि हमने इन्होंने जल को मान लिया मूल आधार के रूप में, या सॉरी मूल तत्व के रूप में, इन आधारों पर या इनमें से किसी एक आधार पे जल को मूल तत्व मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही ऐसा किया। ठीक है, होमर जो थे, इनसे पहले जो होमर थे, यानी मैंने बताया कि ये तो जो थेल्स थे, इनसे जो प्रकृति थी, प्रकृति का एक तर्क बुद्धि के द्वारा एक चिंतन शुरू किया गया। तर्क बुद्धि के आधार पर तो प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो होमर थे वो तो थियोलॉजी में बिलीव करते थे, उन्होंने ही थियोलॉजी को ऐसा समझ लो वही लेके आए अर्थ पे। ठीक है, यानी कि ईश्वरवादी जो थे वो विचारधारा चलती थी इनसे पहले, थेल से पहले। तो उसमें होमर और हेसियोड जो हैं उनके नाम लिए जाते हैं, और ये दोनों कवि थे। तो इनका जो ग्रंथ है इलियाड, तो इलियाड में ये बताते हैं, यानी ये ग्रीक बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रीक माइथोलॉजी जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, होमर ने ये बताया कि इलियाड में दो जल निधियों की बात की है, दो प्रकार के जल जो थे या समुद्र जो थे या सागर जो हैं उनकी बात की है। एक ओकिनोस, ठीक है, ये थे मेल, और एक थी टेथिस, THYS, टेथिस। ठीक है, टेथिस। तो इन दो की बात करते हैं। जो ओकिनोस जो थे, टेथिस फीमेल थी और ये इनके हस्बैंड थे और साथ में भाई भी थे। ठीक है, तो इन दोनों से ही जो है बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनका जन्म माना जाता है ग्रीक इलियाड में। ठीक है, तो ये जल से, इनका मतलब जल से जोड़ के देखते हैं कि देवताओं का जन्म जो है वो जल से हुआ है, और अर्थ का जन्म भी। तो ये होमर पहले कह चुके हैं इनसे, लेकिन ये धर्म के प्रभाव में नहीं थे थेल्स। हम ये कहें
कि ये होमर से प्रभावित होकर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो अपना अलग तार्किक विश्लेषण, ऐसा ही इजिप्ट जो थी, अगर हम बात करें कि इजिप्ट में भी नून या नन नाम की एक वाटर बॉडी की बात की जाती है, डिवाइन वाटर बॉडी, उसकी बात की जाती है। और उसमें तो बहुत सारे देवी देवताओं की बात की जाती है इजिप्टियन माइथोलॉजी में, जो जल से जुड़े हुए देवी देवता हैं। ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो जल से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि जो नून या नन जो थे गॉडेस, उनसे ही वो जो अर्थ है उनसे ही उत्पन्न हुई है। और वो ये जो है, ये जल की देवी या जल के देव जो भी थे वो हैं इजिप्टियन माइथोलॉजी में। तो इन्होंने भी जल को स्वीकार किया है। बेबीलोनियन एम्पायर में भी इसी तरह की बातें होती हैं कि जो है ब्रह्मांड का जो, यानी कि पृथ्वी जो है वो जल से उत्पन्न है। ठीक है, उनमें भी बहुत सारे देवी देवताओं की बात की जाती है जो जल से जुड़े हुए हैं। तो ये नया विचार नहीं था कि ओरिजिन जल में है। ठीक है, सारी चीज़ों का, यानी कि जल से सभी चीज़ें विकसित हुई हैं। लेकिन इन्होंने जो है वो अपनी रीजनिंग के आधार पर, तर्क बुद्धि के आधार पर इन्होंने जल को, ना कि किसी पुरानी थियोलॉजी या माइथोलॉजिकल विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, इन्होंने अपनी तर्क बुद्धि, अपने रीजनिंग के आधार पर यह निर्धारित किया कि जल ही निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा, जिससे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वो कहते हैं जल जो है उसकी ठोस अवस्था जो है, इस ठोस अवस्था से ही पृथ्वी का जन्म होता है। ठीक है, और यही ठोस अवस्था जो है अन्य ठोस चीज़ों की उत्पत्ति का कारण है। जो और ठोस चीज़ें हैं वो भी, जैसे कि पहाड़ वगैरह जो हैं, वो भी जल के इसी रूप से, इस ठोस वाली अवस्था से, जैसे जल जमने के बाद बर्फ जैसा ठोस हो जाता है, तो उसी जल की सॉलिड स्टेट से पृथ्वी और बाकी के ठोस पदार्थ उत्पन्न है। वे कहते हैं जल पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो यह वायु का रूप धारण कर लेता है। देखिए, ग्रीक दर्शन में पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 4 पदार्थों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं सारी चीज़ें इन्हीं से उत्पन्न है, इन 4 पदार्थ। जैसे हमारे यहाँ चारवाक जो हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है मैटेरियलिस्टिक विचार ही तो हैं, भौतिकवादी विचार हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चेतन हो, सभी चीज़ भौतिक हैं, तो सभी मैटर है ये, तो इसलिए हम इनको मैटेरियलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि हम अगर थेल्स की बात करें तो थेल्स ने कैसे चुना है, हम ये थेल्स के विचार पढ़ रहे हैं, थेल्स ने जल को चुना है। जल एक भौतिक पदार्थ है, तो इसीलिए ये कैसे हुए, भौतिकवादी हो गए। ठीक है, यानी मैटेरियलिस्ट हो गए ये जो थेल्स हैं वो। खैर, जल के ही जो है, जल पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो वायु उत्पन्न होती है, और इस वायु पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो इसी से क्या होता है, अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये देखो, इन्होंने यहाँ पृथ्वी समझा दी, पृथ्वी की उत्पत्ति समझा दी, ये वायु की उत्पत्ति समझा दी, और फिर अग्नि की उत्पत्ति समझा दी। यानी पृथ्वी, वायु, अग्नि और ये जल तो लिया ही है, चारों चीज़ें हो गई। जब चारों चीज़ें हो गई तो इनकी समस्या समाप्त, यानी इन्होंने सारी चीज़ों का ओरिजिन समझा दिया। अब इन्हीं से बाकी चीज़ें जो हैं वो उत्पन्न हैं। आगे क्या कहते हैं ये, आगे ये कहते हैं कि जल की ठोस अवस्था से पृथ्वी का तो जन्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी जो है वो इस जल में जो है, वो जैसे लकड़ी तैरती है ना, एक लकड़ी, लॉग, वो जल में जिस तरह से तैरती है, तो लकड़ी से तुलना कर कर ये कहते हैं कि पृथ्वी भी जो है वो जल में तैर रही है। और पृथ्वी चपटी है, ये तो होमर के समय से माना जाता है। ठीक है, यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये माना जाता है कि पृथ्वी चपटी है और ये दुनिया का केंद्र है। पृथ्वी को दुनिया का केंद्र, यानी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था पृथ्वी को, और बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट करता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और ये जो सूरज है वो इसके चक्कर लगा रहा है। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, यानी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है।
तो पहले यही माना जाता था, यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी। और इसके बाद जो थ्योरी आई थी वो थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, शायद उधर ना दिख रहा हो, कैमरा शायद वहाँ ना कवर कर पाए, तो यहाँ पे बता रहा हूँ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य जो है वो केंद्र है, यानी सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर बाकी सारे नक्षत्र जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। इस थ्योरी कहते हैं हेलियोसेंट्रिक। कॉपरनिकस ने ये सिद्ध किया था। ठीक है, और क्योंकि ये ऐसा विचार था, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी उसको मतलब लोग ये मानते थे कि पृथ्वी दुनिया का केंद्र है, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिकों ने जब अपनी रिसर्च की थी तो बाद में ये पता चला कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है वो है दुनिया के अंदर। लेकिन लोग डरते थे क्योंकि इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को जो चर्च था वो सपोर्ट करता था, क्योंकि चर्च उसमें बाइबल में ऐसा कहा गया कि दुनिया का केंद्र जो है वो पृथ्वी है। अब यदि कोई ये कहे कि दुनिया के अंदर पृथ्वी नहीं है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं चर्च की और बाकी लोगों की। क्यों? क्योंकि जीसस ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में स्थापित किया। अब इसमें भी पृथ्वी में भी एक जगह थी जिसको कहते हैं वो ग्रीस में इसको कहते हैं डेल्फी, मानी पृथ्वी तो ब्रह्मांड का केंद्र है ही, और पृथ्वी पर एक जगह है जिसका नाम है डेल्फी। वो डेल्फी में मंदिर था बहुत पवित्र। ठीक है, तो वो जो डेल्फी नाम की जगह है वो पृथ्वी का केंद्र होने के साथ साथ पृथ्वी पर वो ही केंद्र है पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, उसको पृथ्वी का भी केंद्र माना जाता था। ठीक है, और पृथ्वी जो है स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र है, तो उसको कहते थे जियोसेंट्रिक, और कहते थे सारी चीज़ें उसके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी को ये जो थेल्स हैं वो ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो पानी पर जैसे लकड़ी तैरती है उस तरह से तैर रही है। वो ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी बिना आधार के, जैसे वो देखते हैं, संभवतः देखा होगा कि कोई पत्थर हवा में नहीं रुक सकता। जब पत्थर हवा में रुक सकता तो पृथ्वी कैसे रुक जाएगी? यानी कि आधार की ज़रूरत है, कोई ना कोई आधार निश्चित रूप से होगा जिस पर पृथ्वी रुकी हुई है। अब होमर की माइथोलॉजी में तो ये कहा जाता था कि पृथ्वी को एटलस ने पकड़ के रखा है। एटलस ने इस तरह से, यानी वहाँ एक गॉड को बिठा दिया पृथ्वी को स्टेबलाइज और पकड़ के रोके रखने के लिए ब्रह्मांड में। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या आधार दिया है? वहाँ पर उन्होंने आधार दिया है जल को, जो एक भौतिक पदार्थ है, गॉड नहीं है। यही अंतर है थेल्स में और थेल्स से पहले के लोगों में। वो यहाँ पर जल की जगह पर गॉड को बिठाते हैं। ठीक है, और थेल्स जो है यहाँ पर एक भौतिक पदार्थ जल को बिठाते हैं अपने रीजन के आधार पर, और इसीलिए इनको नेचुरलिस्टिक फिलोसफर बोला जाता है। तो इनका ये है कि इस तरह से। एक बात और रह गई थी इनके बारे में बताने को कि इन्होंने सूर्य ग्रहण का भविष्यवाणी की थी, और वो किस आधार पर करते थे? इन्होंने क्या कहा था? वो ये कहा था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब ये ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, इनके सामान्य विचारों में बताना भूल गया था। तो इस तरह से ग्रहण की जो प्रोसेस थी, सोलर इक्लिप्स की जो प्रोसेस थी, उसको भी समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, हाँ, अब इनके विषय में ये तो इनके विषय में सारी लगभग जो भी मुझे ध्यान आया अभी वो मैंने सारा यहाँ बता दिया, और निश्चित रूप से बहुत कुछ रह गया होगा जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इनके बारे में 2 कहानियाँ याद आ गई हैं, वो ज़रूर बताऊंगा आपको थेल्स के विषय में। या थेलीज के विषय में। तो इनको थेलीज भी बोलते हैं, थेलीज, लेकिन मैं थेल्स ही बोलता हूँ। ठीक है ना। तो इनके विषय में जो कहानी है वो उसके कई वर्जन मिलते हैं। ठीक है, डायोजिनीज लर्टियस जो हैं वो लाइफ ऑफ फिलोसफर में इस कहानी को सुनाते हैं, जो मैं सुनाने वाला हूँ। प्लेटो जो हैं वो थिएटेटस में सुनाते हैं, और हाँ बस यहीं पे अरस्तु ने दूसरी कहानी सुनाई है, वो बताता हूँ। तो ये 2 सोर्सेज हैं इस कहानी के। तो ये कहानी इस तरह से है कि थेल्स जो हैं वो एक बार जा रहे होते हैं, रात के समय ये घूमने जाते हैं,
और अपनी कुछ जगह पे कहा गया अपनी नौकरानी को ये साथ में लेके जाते हैं, ठीक है, एक महिला को, बूढ़ी महिला होती है उसको साथ में लेके जाते हैं। जैसे कि इन्होंने लाइफ ऑफ फिलोसफर्स में बोला है कि वो अपनी एक नौकरानी होती है बूढ़ी महिला, उसको लेकर जाते हैं साथ में। लेकिन प्लेटो ने कहा है कि वो एक छोटी ग्रीक गर्ल जो है वो साथ में होती है उनके, जिससे वो लेकर नहीं जाते, संभवतः उन्हें मिलती है वहीं रास्ते में। तो कहानी इस तरह से ये जो बता रहा हूँ, थेल्स जो हैं वो जा रहे होते हैं और आसमान की तरफ रात में तारों को देखते हुए वो चल रहे होते हैं, और चलते 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 वो एक कुएं में गिर जाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीक गर्ल होती है वो ये कहती है कि आसमानों का मतलब आसमानों में खोज करने वाले व्यक्ति अपने आसमानों की खोज में लगे हुए हो, जबकि अपने पैरों के नीचे क्या है वही नहीं देख पाते, ठीक है। यानी कि अपने कदमों के नीचे क्या है उसका ध्यान नहीं, यानी कितना इसका फिलोसफिकल मीनिंग है इस चीज़ का, यानी कदमों के नीचे का ध्यान नहीं है और आसमान की खोज में जुटे हैं, ठीक है। इससे क्या मैसेज मिल रहा है इस चीज़ से ये मैसेज मिल रहा कि जो फिलोसफर्स होते हैं वो सांसारिक नहीं होते बिल्कुल भी, मानी उन्हें इस दुनिया से कनेक्शन ही उनका नहीं होता, वो दुनिया से बाहर की खोज में जुटे रहते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो उसका जो मीनिंग एसेंस जो है इसका वो यही है कि ये जो दार्शनिक होते हैं वो बिल्कुल सांसारिक नहीं होते, इनका कनेक्शन दूसरी दुनियाओं से होता है संभवतः, ठीक है। तो ये कहानी इसमें इन्होंने बूढ़ी एक महिला को लेकर सुनाई है, वही चीज़ प्लेटो ने सुकरात के मुंह से कहलवाई है, ठीक है। और उसमें वो एक छोटी बच्ची का जिक्र करते हैं। दूसरी कहानी जो है वो अरस्तु सुनाते हैं, अरिस्टोटल पॉलिटिक्स में सुनाते हैं कि ये जो थेल्स होते हैं बहुत गरीब होते हैं और इनकी गरीबी का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, और लोग इनसे कहते हैं, ताना मारते हैं कि बताओ फिलोसफर हो, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास क्या है। तो मानी बहुत बहुत दरिद्रता में जीते हैं, तो उनकी काफ़ी मजाक उड़ाई जाती है। फिलोसफर्स होते ही ऐसे हैं, उनके जीवन में इतना संघर्ष होता है और पैसे नहीं होते, बाल बड़े बड़े होते हैं, पैसों की तंगी रहती है, सबके साथ यही रहा है, ठीक है। और बड़े कटे रहते हैं समाज में, उनको कभी बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला फिलोसफर्स जो हैं, हाँ अभी देते हैं, लेकिन जब वो थे उस सोसाइटी में उनको इतना ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। तो उनको सब ताने मारते थे कि तुम बहुत गरीब हो और बताओ फिलोसफर होकर तुम्हें क्या मिला है। तो उन लोगों को दिखाने के लिए कि फिलोसफर्स क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस, खगोल शास्त्रीय गणनाएं की, मौसम संबंधी ज्ञान जो है इस्तेमाल किया और ये पता कर लिया कि ऑलिव की फसल जो है वो इस सीज़न में ज़्यादा होने वाली है। ऑलिव यानी जैतून, ठीक है, जैतून की खेती जो है वो ज़्यादा होगी, और क्यों ना ऐसा किया जाए कि जितने भी जैतून का तेल निकालने वाले जो मिल्स होते हैं, मिल्स ऑयल मिल्स है ना, पत्थर के बने जो होते हैं, अभी उनको अभी भी आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको वो उतने पुराने पत्थर जो हैं वो अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, अब भी मिल जाएंगे आपको, जिनमें ऑलिव ऑयल निकाला जाता था। तो थेल्स ने ऑलिव, उन्होंने पता कर लिया, लोगों को ये लग रहा था कि ऑलिव की खेती अच्छी होगी नहीं, लेकिन थेल्स को पता था, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि थेल्स की ऑलिव की खेती जो है वो अच्छी होगी, इसलिए उन्होंने पहले ही सारी की सारी लीज पर ले ली। जितने भी मिल्स थे ऑयल निकालने वाले, उन्होंने पहले ही सारे के सारे उठा लिए, मानी सारे के सारे रेंट पे ले लिए। अब जब सीजन आया, ऑलिव की खेती हुई, ऑलिव की खेती जब हुई तो उन्हें तेल निकलवाना था, क्योंकि वहाँ की ये मुख्य फसल थी और सब लोग इसे उगाते थे। तो वहाँ पर फिर उन्हें मिल्स चाहिए थी कि मिल कहाँ मिलेगी, तो देखा तो सारी मिल्स जो हैं उनके पास हैं, अब कहीं और किसी की मिल थी नहीं। तो फिर जब एक ही व्यक्ति के पास सारी चीज़ें होती हैं, सारी मिल उसी के पास थी, थेल्स के पास, तो फिर उन्होंने लोगों से मुंह मांगे पैसे लेकर उन्हें ऑयल निकाल कर दिया, और इस तरह से उन्होंने खूब पैसे पैदा किए, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि अगर एक फिलोसफर चाहे तो पैसे कमाने उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से पैसे कमा सकता है फिलोसफर, लेकिन वो पैसा नहीं है जिसके पीछे एक फिलोसफर भागता है। एक फिलोसफर को जो चाहिए वो पैसा नहीं है, पैसे फिलोसफर को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है, उन्हें चाहिए नॉलेज, ठीक है। फिलॉसफी का मतलब यही है और फिलोसफर का मतलब यही है, फिलॉसफी, ठीक है। फिलॉस मानी प्रेम और सोफी मानी ज्ञान के लिए, सोफी मतलब ज्ञान की देवी।
तो जो ज्ञान से प्रेम करता है ना वही फिलोसफर है। तो उन्हें ज्ञान चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये 2 कहानियाँ थी और वीडियो इतना ही। और मुझे नहीं लग रहा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा आपको बताया है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। खैर अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे एनेक्सिमेंडर एंड एनेक्सिमीनीज़ की। धन्यवाद।